अध्याय 31। $1,00,000। तुम तो एक भिखारी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखकर, जिसका चेहरा पल भर में बदल गया था, लिन यान मुस्कुराया। 20 युआन, धन्यवाद। फिर, यह देखकर कि बर्तन में तेल का तापमान लगभग तैयार हो चुका था, उसने तैयार किए गए बदबूदार टोफू को तेल में डाल दिया। तलने की आवाज़ों के साथ साथ, जिस लड़की को शुरू में ज्यादा उम्मीद नहीं थी, उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदल रहे थे। उसकी नाक में भरी दुर्गंध अब किसी तरह एक हल्की सी सुगंध के साथ मिल गई थी। हम प्रतिरोध से भरे हुए ही जुनजिन ने भी जाहिर तौर पर इस बदलाव को महसूस किया और अपने होंठों के कोने को थोड़ा सा हिलाया। वह अनजाने में लिनयान की खाने की गाड़ी के पास चला गया, तेल में उबलते हुए बदबूदार टोफू को देखता रहा, उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। उनकी स्मृति में, लगभग सभी स्टॉलों पर मिलने वाला बदबूदार टोफू एक जैसा ही होना चाहिए। लेकिन अब, बॉस लिन के तेल के पैन में पड़ा बदबूदार टोफू, देखने मात्र से ही असाधारण चमक बिखेरता हुआ प्रतीत हो रहा था। हालांकि, विशेषज्ञ न होने के कारण, हे जुनजिन यह ठीक ठीक नहीं बता सके कि वास्तव में क्या अलग था। उसके दिल में पनप रही नापसंदगी धीरे धीरे उम्मीद में बदल गई, और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। लिन यान ने जल्दी से बदबूदार टोफू के तीनों हिस्सों से तेल निकाल दिया, उन्हें पैक किया और मियाओ के, हे जुनजिन और अन्य 2 लोगों को सौंप दिया। आखिरकार उसने वही कह दिया जो वह पहले कहना भूल गया था। सावधान रहें, टोफू गर्म है। मियाओके ने बदबूदार टोफू को अपने हाथ में लिया। इससे पहले की असहजता और झिझक इस क्षण पूरी तरह से गायब हो गई। बॉस लिन का यह बदबूदार टोफू भी देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा था। सोच, मियाओके ने बदबूदार टोफू का एक टुकड़ा उठाने के लिए लकड़ी की सीख का इस्तेमाल किया। क्योंकि लिन यान ने उसे पहले ही याद दिला दिया था, इसलिए उसने यू कुंजुन और अन्य लोगों की तरह पूरा टुकड़ा अपने मुंह में नहीं डाला। इसके बजाय, उसने सावधानी से एक निवाला लिया। कुरकुरी बाहरी परत और अंदर की मुलायम बनावट एक दूसरे के पूरक थे, और बदबूदार टोफू की मूल सुगंध और सॉस का अनूठा स्वाद लगातार उसकी स्वाद कलियों को प्रभावित कर रहा था। बस पहली बार सावधानीपूर्वक चखें। यह मियाओके के लिए, जिसे हमेशा से बदबूदार टोफू नापसंद था, एक अभूतपूर्व झटका महसूस करने के लिए काफी था। कुछ समय के लिए उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। लिन यान की पिछली चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए, मियाओके ने बदबूदार टोफू के बचे हुए बड़े टुकड़े को सीधे अपने मुंह में ठूंस लिया। बहुत ही स्वादिष्ट, लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। मियाओके को अपने मुंह में बदबूदार टोफू का टुकड़ा नाचता हुआ महसूस हो रहा था। अपने मुंह में बेहद स्वादिष्ट स्वाद का आनंद लेते हुए, वह अत्यधिक गर्मी के कारण बेतहाशा हाथ पैर हिलाने लगी। उसे एक महिला के रूप में अपनी छवि बनाए रखने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मियाओके का रूप देखकर, सामने रखे बदबूदार टोफू को देखकर लड़की की आंखों का भाव भी पूरी तरह बदल गया। उसने उत्सुकता से कांटे से एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। पहले ही चबाने के बाद, उसकी पहले से चौड़ी चौड़ी आंखें खुशी से सिकुड़कर 2 छोटे अर्धचंद्राकार चंद्रमाओं में बदल गईं। स्वादिष्ट। मुंह में मौजूद बदबूदार टोफू का टुकड़ा खाने के बाद, लड़की ने अपना सिर घुमाकर हे जुनजिन की ओर देखा, जो अभी भी हिचकिचा रहा था और संघर्ष कर रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और सीधे उसके मुंह में बदबूदार टोफू का एक टुकड़ा ठूंस दिया। इसे भरते समय वह कुछ बुदबुदा भी रही थी। कितना धीमा। हे जुनजिन, जिसने एक पल के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, अचानक उसके मुंह में बदबूदार टोफू का एक टुकड़ा आ गया। जैसे ही उसे सहज रूप से उस भोजन को थूकने की इच्छा हुई जो हमेशा उसके संवेदनशील स्थान पर लगता था, उसकी जीभ पर मौजूद स्वाद कलिकाओं ने पहले उसके मस्तिष्क को नियंत्रित कर लिया। स्वादिष्ट भोजन। हे जुनजिन की आंखें पल भर में चमक उठीं। उन दोनों ने, बिना किसी शिष्टाचार के, मिन सिटी के सबसे आलीशान शॉपिंग मॉल के सामने गर्मागर्म बदबूदार टोफू के 2 कटोरे झटपट चट कर दिए। एक कटोरा खत्म करने के बाद, हे जुनजिन ने अपने होंठ चाटे। वह अब भी असंतुष्ट दिख रहा था। इस समय लिन यान को देखते हुए उसकी आंखों का भाव थोड़ा बदल गया था। पहले तो उसे लगा था कि बॉस लिन सिर्फ ब्रेज्ड पोर्क राइस बनाने में ही माहिर है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह शायद पूरी तरह गलत था। युवा दिखने वाले बॉस लिन हर चीज में पूरी तरह से निपुण थे। वह सीधे लिन यान के सामने गया और अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला। बॉस लिन, क्या आप हमारी कंपनी में शामिल होने के इच्छुक हैं? इस कार्ड में 100,000 युआन हैं, जो इस दौरान आपको कोई झंझट न करने के लिए पर्याप्त हैं। हे जुनजिन का परिवार एक मीडिया कंपनी चलाता है, और उनके नाम से अनगिनत इंटरनेट हस्तियां और कलाकार जुड़े हुए हैं। हालांकि, उनमें से कई वास्तव में लोकप्रिय इंटरनेट हस्तियां भी हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं। हालांकि, हे जुनजिन स्वाभाविक रूप से जानता है कि वास्तव में सक्षम लोग कौन हैं। कम से कम उनमें से कोई भी अपने सामने खड़े इस करिश्माई और बेहद सक्षम बॉस लिन की बराबरी नहीं कर सकता। लिन यान ने बस हल्की सी मुस्कान दी, मानो वह इस भूमिका के लिए अभ्यस्त हो। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने दिल में जानता था कि जल्द ही कोई न कोई उसके लिए बोलेगा। वास्तव में, अगले ही पल, हे जुनजिन के कानों में थोड़ी सी नाराजगी के साथ एक चंचल आवाज सुनाई दी। 1,00,000 युआन।
क्या आप भिखारी की तरह श्रीलिन को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? हे जुनजिन ने हैरानी से अपना सिर पीछे घुमाया और उस लड़की को देखा जो चुपचाप खड़ी होकर बदबूदार टोफू खा रही थी, लेकिन अब अचानक उसका खंडन करने के लिए आगे आ गई। आप कौन हैं? गाओ यूजी ने अपने हाथ में रखा खाली डिस्पोजेबल कंटेनर नीचे रख दिया, अपने एक अप सीने को फुलाया और थोड़ी गर्व भरी आवाज में कहा, मैं तियांगोंग नंबर 1 आंगन के निवासी की निजी गृहस्वामी हूँ और साथ ही श्रीलिन की भी निजी गृहस्वामी हूँ। हे जुनजिन थोड़ा हैरान रह गया। मिन सिटी में पले बड़े होने के कारण स्वाभाविक रूप से वह यूकुंजुन जैसे बाहरी लोगों की तुलना में स्काई पैलेस के बारे में अधिक जानते थे। उनके पिता एक बार स्काई पैलेस में एक विला खरीदना चाहते थे और हालांकि उन्होंने वित्तीय सत्यापन चरण पास कर लिया था, लेकिन विभिन्न संपर्कों और वर्ग संबंधों के कारण हे परिवार अंततः स्काई पैलेस में एक विला हासिल करने में असफल रहा। यह सोचते हुए ही जुनजिन की आंखों में लिन यान को देखते हुए कहीं अधिक जटिल भावनाएं दिखाई दी, लेकिन जल्द ही उनकी भौहें तन गईं। पता चला कि स्टॉल लगाना बॉस लिन के लिए जीवनयापन का तरीका बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह उनका सिर्फ एक शौक था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्टॉल के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री और चुनी गई जगह दोनों ही इतनी अनोखी थीं। उस लड़की ने जो कहा वह भी बिल्कुल सही था। जो व्यक्ति स्काई पैलेस खरीदने में सक्षम है उसके लिए 100,000 युआन निकालना एक तरह से अपमान ही था, जैसे किसी कुशल बढ़ई के सामने अपनी कुल्हाड़ी का प्रदर्शन करना। सौभाग्यवश बॉस लिन का स्वभाव अच्छा प्रतीत होता था और उन्होंने क्रोधित होने का कोई इरादा नहीं दिखाया, बल्कि शांति से मुस्कुराते रहे। बस एक पल में लिन यान को देखते हुए हे जुनजिन की आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। युवा लोगों के लिए लिन यान जैसी हस्ती जो धनी, रहस्यमय और करिश्माई है, स्वाभाविक रूप से उनकी आदर्श है। उसके बगल में बैठी लड़की कुछ उलझन में पड़कर हे जुनजिन की आस्तीन खींचने लगी। उसने भी अपने प्रेमी के भावों में आए बदलाव को महसूस किया, लेकिन अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वह यह नहीं जानती थी कि तथाकथित आकाश महल आखिर क्या है। हे जुनजिन, उस लड़की ने जिस जगह का जिक्र किया था वह कौन सी जगह है? स्काई पैलेस। हे जुनजिन ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, कुछ भी छिपाने का इरादा न दिखाते हुए, इसलिए उनकी आवाज जानबूझकर धीमी नहीं की गई थी। उन्होंने बस इतना कहा, स्काई पैलेस के घर ऐसी चीज नहीं है जिन्हें आप सिर्फ पैसे से खरीद सकते हैं। कम से कम मेरे परिवार के पास तो ऐसी योग्यताएं नहीं हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लिनयान को देख रही लड़की की आंखें तुरंत सदमे और आश्चर्य से भर गईं। दूसरी ओर गाओ यूजी ने और भी अधिक गर्व से अपनी छाती फुला ली, मानो इस समय प्रशंसा लिनयान की नहीं बल्कि स्वयं उसकी हो रही हो। इसी दौरान यू कुंजुन भी हे जुनजिन के पास गए और उन्हें दिलासा देते हुए उनके कंधे पर थपथपाया। निराश मत हो, मैंने जो पेशकश की थी वह तुम्हारी पेशकश से 1000 गुना ज्यादा थी। फिर भी बॉस लिन ने मना कर दिया। अध्याय 32 इस तरह तुम हमें खो दोगे। बॉस लिन। यू कुंजुन की बातें सुनने के बाद हे जुनजिन थोड़ा हैरान हुआ, फिर राहत भरी मुस्कान दिखाई दी। हे जुनजिन को एक पल के लिए भी संदेह नहीं था कि बाहरी शहर का यह धनी दूसरी पीढ़ी का युवक, जो हमेशा गंभीर और दबंग बॉस जैसा दिखता था, दिखावा करने के लिए उससे झूठ बोल रहा था। उसके दिल में बची आखिरी नाराजगी भी उसी क्षण पूरी तरह गायब हो गई। एक ऐसा निवेश जो उनके 1 लाख युआन से 1000 गुना अधिक है, इसे पहले से ही सैकड़ों मिलियन डॉलर की लागत वाली एक बड़ी परियोजना माना जा सकता है। हालांकि यह हे परिवार के लिए पूरी तरह से वहनीय था, लेकिन हे जुनजिन को फिलहाल परिवार में केवल एक कनिष्ठ सदस्य ही माना जाता था, और ऐसे बड़े प्रोजेक्टों के लिए तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं। उसमें यू कुंजुन जैसी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। उसका परिवार युमा की तरह बिना शर्त पूरी ताकत से उसका समर्थन नहीं करेगा। यह सोचकर हे जुनजिन ने राहत की सांस ली। बॉस लिन को अपने पारिवारिक व्यवसाय में लाने की योजना पूरी तरह से खत्म हो गई और हे जुनजिन के दिल से गायब हो गई, केवल एक अंतिम व्यंग्यात्मक मुस्कान ही रह गई, मानो वह पूरी तरह समझ गया हो। वह एक बार फिर लिन यान के फूड ट्रक के सामने आया, अपनी प्रेमिका का छोटा हाथ कसकर पकड़े हुए बोला, बॉस लिन, 2 और सर्विंग्स। ओह नहीं, बदबूदार टोफू की 4 सर्विंग्स। हालांकि गाओ युजी और यू कुंजुन ने इस ग्राहक को खुद को समझाने में मदद की थी, फिर भी अंतिम परिणाम से वह संतुष्ट महसूस कर रहा था। लिन यान को इस तरह की आत्म प्रेरणा बहुत पसंद थी जिसमें उसे समझाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। जब समूह आपस में बातें कर रहा था और अपने हाथों में पकड़े बदबूदार टोफू को खा रहा था, तभी अचानक पास से कदमों की आहट सुनाई दी। सभी लोग उत्सुकता से उस दिशा में देखने लगे। उन्होंने लोगों के एक समूह को अपनी ओर आते देखा, जो अपने फोन की स्क्रीन देख रहे थे और कुछ चर्चा कर रहे थे, बॉस लिन और ब्रेज्ड पोर्क राइस जैसी बातें बुदबुदा रहे थे। लिन यान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और अपने पीछे रखे सामग्री के डिब्बे को अपनी तरफ खिसका लिया। लोगों का यह समूह स्पष्ट रूप से पुराने ग्राहक थे जो विशेष रूप से उनके पहले के ब्रेज्ड पोर्क राइस के लिए आए थे। इससे यह भी संकेत मिलता है कि कार्यभार लगातार बढ़ता रहेगा, और लिन यान का काम से जी चुराने का शुरुआती विचार इस समय विफल हो गया था। बॉस लिन। लिन यान का जाना पहचाना चेहरा देखते ही कई ग्राहक आगे बढ़ने लगे।
वे दौड़ते हुए लिनयान के फूड ट्रक तक गए। उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, बॉस लिन, एक सर्विंग ब्रेज्ड पोर्क राइस। मैं भी। बॉस लिन, ओह नहीं, मैं 2 सर्विंग लूंगा, एक पैक करवाकर और एक यहीं खाने के लिए, ही। लिनयान ने एक अजीब लेकिन विनम्र मुस्कान दिखाए और एक उंगली से फूड ट्रक पर लगे साइन की ओर इशारा किया। माफ कीजिए, इस सप्ताह केवल बदबूदार टोफू ही उपलब्ध है। क्या आप एक बार चखना चाहेंगे? लिनयान की बातें सुनकर इन दोनों पुराने ग्राहकों के चेहरे से उत्साह का भाव तुरंत गायब हो गया। इसके बाद आकाश की ओर शोक भरी चीख सुनाई दी। बॉस लिन, मुझे बदबूदार टोफू पसंद नहीं है, क्या आप फिर भी ब्रेज्ड पोर्क राइस बना सकते हैं? सब लोग ब्रेज्ड पोर्क राइस खाने आए थे, बॉस लिन। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम सब खो देंगे। लिनयान ने अपने सामने बैठे दोनों ग्राहकों की शिकायतें सुनी, लेकिन उसके लहजे में जरा भी बदलाव नहीं आया। उन्होंने फिर से हल्के स्वर में कहा, माफ कीजिए, इस सप्ताह केवल बदबूदार टोफू ही उपलब्ध है। इस समय तक बाकी ग्राहक भी लिनयान के फूड ट्रक के सामने पहुंच चुके थे। जब उन्हें पता चला कि लिनयान इस सप्ताह केवल बदबूदार टोफू बेच रही है, उन सभी के चेहरों पर निराशा के भाव दिखाई दे रहे थे। हालांकि वे सभी जानते थे कि बॉस लिन का ब्रेज्ड पोर्क राइस बेहद स्वादिष्ट था, लेकिन ब्रेज्ड पोर्क राइस से सीधे बदबूदार टोफू पर आना थोड़ा ज्यादा ही था। हालांकि लिनयान के खाना पकाने के कौशल पर सभी को एक रहस्यमय भरोसा था, लेकिन बदबूदार टोफू जैसी किसी चीज के बारे में ज्यादातर लोगों की नकारात्मक धारणाएं थीं। जैसे ही लोगों का यह समूह लिनयान को बदबूदार टोफू फूड ट्रक को वापस ब्रेज्ड पोर्क राइस में बदलने के लिए मनाने की कोशिश करने लगा, अचानक भीड़ के आगे से एक आवाज सुनाई दी। वह यू कुंजुन था। इस समय भी यू कुंजुन के चेहरे पर एक ठंडा भाव था, और उनसे निकलने वाली उच्चपदस्थ व्यक्ति की स्वाभाविक आभा ने इस समूह के लोगों को अनायास ही चुप करा दिया। सब लोग। केवल 2 शब्द। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक स्वाभाविक निवारक क्षमता थी। पलक झपकते ही भीड़ में मौजूद कुछ कर्मचारी जो कंपनियों में काम करते थे, यू कुंजुन को ऐसे देख रहे थे मानो वे अपने ही बॉस को देख रहे हों, और वे पसीने से तरबतर होने से खुद को रोक नहीं पाए। यह यू शाओ ही होना चाहिए। गाओ युजी और हुआंग रोंग ने यू कुंजुन की प्रशंसा की, जिसने केवल 2 शब्दों से पूरे माहौल को शांत कर दिया था। हाल ही में हुई बातचीत के दौरान उन्हें इस धनी दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति की गहरी समझ हासिल हो गई थी, जो ज्यादा बात नहीं करता था लेकिन स्पष्ट रूप से उससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। हर कोई नहीं चाहता कि बॉस लिन शिकायतों की वजह से अपना कारोबार बंद कर दे, है ना? सिर्फ एक वाक्य। सब चुप हो गए। यदि पिछली चुप्पी यू कुंजुन की दूसरी पीढ़ी होने की अंतर्निहित बाधा के कारण थी, तो वर्तमान चुप्पी पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि हर कोई सोचने लगा है, ये बॉस लिन व्यक्तित्व से भरपूर हैं। सभी की राय में पिछली बार जब उन्होंने अपना कारोबार बंद किया था, उसका कारण यह नहीं था कि व्यापार खराब था, बल्कि यह था कि व्यापार इतना अच्छा चल रहा था कि वे बहुत थक गए थे। अब अगर वह उनकी शिकायतों के कारण खराब मूड में आकर सीधे दुकान बंद कर दे तो क्या होगा? जिस ब्रेज्ड पोर्क राइस के लिए वे तरस रहे थे, उसका तो जिक्र ही नहीं। वे उस बदबूदार टोफू को भी नहीं खा पाएंगे जो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, और फिर पछताने वाले वे खुद होंगे। मैं यही सोच रहा हूँ। सभी के चेहरे के भाव धीरे धीरे बदल गए। यह देखकर कि उसके शब्दों का असर हो गया है, यू कुंजुन सीधे एक तरफ हट गया, या यूं कहें कि वह लिनयान के फूड ट्रक की ओर वापस चला गया। हालांकि उनका पेट थोड़ा भरा हुआ था, शायद सभी को अपनी अंतिम झिझक दूर करने में मदद करने के लिए, उन्होंने हल्के से कहा, बॉस लिन, एक सर्विंग बदबूदार टोफू। यू कुंजुन ने उदाहरण पेश किया। कुछ ही देर में भीड़ में से एक दूसरा व्यक्ति बाहर आया और यू कुंजुन के पीछे कतार में खड़ा हो गया। तीसरा, चौथा। जल्द ही सभी लोग जानबूझकर लिनयान के फूड ट्रक के सामने एक लंबी कतार में खड़े हो गए। बॉस लिन, चलिए बदबूदार टोफू का एक टुकड़ा चख कर देखते हैं। यू कुंजुन के पीछे कतार में खड़ी एक लड़की थी, जो पिछली बार के आर्ट इंस्टीट्यूट की छात्रा लग रही थी। बदबूदार टोफू को देखकर उसके चेहरे पर साफ तौर पर थोड़ी सख्ती झलक रही थी। यह ऐसी चीज थी जिससे उसका पहले कभी सामना नहीं हुआ था। न केवल उसमें से बदबू आ रही थी, बल्कि क्योंकि वह तली हुई थी, इसलिए उससे उसका शरीर बुरी तरह प्रभावित हो सकता था। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, सभी शंकाएं और चिंताएं पल भर में दूर हो गईं। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। कॉलेज की छात्रा अपने मुंह में बदबूदार टोफू चबा रही थी, और स्वादिष्ट भोजन खाने से मिली खुशी ने अनजाने में उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान ला दी। फिर अपने हाथ में मौजूद बदबूदार टोफू को खत्म किए बिना ही वह लड़की उसे खाते हुए सीधे लाइन के अंत तक चली गई। वह दोबारा कतार में लगने लगी थी। आर्ट इंस्टीट्यूट की यह महिला कॉलेज छात्रा पहले से ही बहुत आकर्षक थी। बदबूदार टोफू खाते हुए और बार बार कतार में लगते हुए उसकी मौजूदा छवि बॉस लिन के लिए एक जीता जागता विज्ञापन बन गई थी। पीछे कतार में खड़े लोग बॉस लिन के बदबूदार टोफू के बारे में उत्सुक और आशावान होने से खुद को रोक नहीं पाए। जल्द ही लाइन में खड़े पहले कुछ ग्राहकों को उनका बदबूदार टोफू मिल गया, और वह भी सिर्फ एक निवाले में।
वे पूरी तरह से ऐसे लोग बन गए जो अपनी जड़ों को भूल गए थे, मानो वे वही लोग न हो जो कुछ समय पहले ब्रेस्ड पोर्क राइस के लिए शोर मचा रहे थे और कसम खा रहे थे कि वे कभी बदबूदार टोफू को हाथ नहीं लगाएंगे। इन कुछ लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर यह दिखाया कि वे कैसे खा रहे थे और साथ ही साथ वाहवाही भी कर रहे थे। किसने कहा कि यह टोफू बदबूदार है? यह टोफू तो बिल्कुल लाजवाब है। अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस 99 रुपीज़ की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है। अध्याय 33। अगर मुझे कुछ खास खाद्य पदार्थों से परहेज करना पड़े तो मैं उन्हें नहीं खाऊंगा। इस समय आर्ट इंस्टीट्यूट के कॉन्फ्रेंस रूम में स्कूल प्रबंधन के कई कर्मचारी और प्रधानाचार्य एक दूसरे को देख रहे थे। सम्मेलन कक्ष के गंभीर वातावरण के समान प्रत्येक शिक्षक के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव थे। उनमें से प्रधानाचार्य के बगल में स्कूल की सबसे सम्मानित शिक्षिका फ्लेम ग्रैंडमा बैठी थीं। यू वेन, प्रधानाचार्य जी, बीजिंग से यह दौरा पूरी तरह से बिना किसी पूर्व सूचना के हुआ। यून वेन ने बात की। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता झलक रही थी। प्रधानाचार्य ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि उन्हें वास्तव में इस संबंध में कोई पूर्व सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। निरीक्षण और मार्गदर्शन के लिए कला संस्थान का यह अचानक दौरा केवल एक व्यक्ति द्वारा किया गया था, लेकिन इस व्यक्ति की पहचान बीजिंग में भी पूरी तरह से असाधारण थी। उन्हें नृत्य जगत में एक आदर्श शिक्षक, चीन के नृत्य जगत की पूर्व दिग्गज ओयांग जी के नाम से जाना जाता था। चीन के नृत्य जगत में वर्तमान में नंबर 1 के रूप में पहचाने जाने वाली शख्सियत ओयांग जी की छात्रा हैं। ओयांग जी, जिनके छात्र अब दुनिया भर में हैं, चीन के नृत्य जगत में अभी भी सक्रिय हैं। उम्रदराज होने के बावजूद वह अगली पीढ़ी के पोषण के लिए समर्पित हैं। अब वह बिना कोई आवाज किए सीधे मिन सिटी पहुंच गई और मिन सिटी के सबसे प्रतिष्ठित कला संस्थान के रूप में नृत्य जगत की इस शीर्ष हस्ती की मेजबानी कैसे की जाए, यह स्कूल के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या बन गई है। यह बैठक भी पूरी तरह से कम समय के नोटिस पर बुलाई गई थी, प्रधानाचार्य को सूचना मिलने के महज 10 मिनट बाद। समय बहुत कम था। ओयांग जी के मिन सिटी हवाई अड्डे पर उतरने में 2 घंटे से भी कम समय बचा था। अपने छात्रों की गुणवत्ता के बारे में जब भी कोई शिक्षक इसका जिक्र करता था तो उनके चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास भरी मुस्कान होती थी। लेकिन जब बात इस वरिष्ठ अधिकारी ओयांग जी की आई, सभी लोग तुरंत चिंतित और परेशान दिखने लगे। ऐसा कहा जाता है कि ओयांग जी का स्वभाव विचित्र है और कई बार वह छात्रों की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण नहीं, बल्कि अपनी देखभाल के दौरान उनकी संवेदनशील बातों को ठेस पहुंचने के कारण क्रोधित हो जाती है। बेशक, उसकी कमजोरियों से बचना भी बहुत आसान है। यह भोजन है। शायद इसलिए कि वह युवावस्था में एक पेशेवर नर्तकी थी, ओयांग जी को अपने शरीर को सुडौल बनाए रखने के लिए बाहरी व्यंजनों का लगभग कोई अनुभव नहीं था। अब जब वह सेवानिवृत्त होकर दूसरी पंक्ति में आ गई है, तो उसे भोजन के प्रति एक लगभग भयावह जुनून सवार हो गया है। और साधारण व्यंजन उसकी स्वाद कलियों को संतुष्ट नहीं कर पाते। उन्होंने कई प्रसिद्ध और उच्च स्तरीय रेस्तरां की बेहद असहनीय होने के लिए आलोचना की। उन्होंने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था, अगर आप खान पान संबंधी प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं, तो मुझे उन चीजों को प्रतिबंधित करना चाहिए जो स्वादिष्ट नहीं हैं। इस बार ओयांग शिक्षक की देखभाल करने की भारी जिम्मेदारी उठाने के लिए कौन कौन तैयार है? प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली, खड़ी हुई और अपने सामने बैठे लोगों की ओर देखा। उसकी निगाहें सम्मेलन कक्ष में मौजूद सभी शिक्षकों के चेहरों पर घूम गईं। आज इस आपातकालीन बैठक में भाग लेने में सक्षम सभी शिक्षक कला संस्थान के अनुभवी और जाने माने वरिष्ठ शिक्षक थे, जिन्हें निश्चित रूप से विद्यालय की रीढ़ माना जाता है। लेकिन अब इस समस्या का सामना करते हुए इन वरिष्ठ शिक्षकों की औसत आयु 40 या 50 के बीच थी और वे आमतौर पर गर्व से भरे रहते थे, लेकिन एक दूसरे को देखने के बाद सभी ने अपने सिर झुका लिए। उन्होंने प्रधानाचार्य से एक पल के लिए भी नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। सांस। प्रधानाचार्य ने एक लंबी आह भरी। अगर उन्हें ओयांग जी के सामने छात्रों के प्रदर्शन की व्यवस्था करने के लिए जल्दी न करनी होती और समय बहुत कम न होता, तो वह आज ओयांग जी के कार्यक्रम की व्यवस्था करने का जिम्मा खुद लेना पसंद करती। दुर्भाग्यवश, प्रधानाचार्य चाहे कितनी भी सक्षम क्यों न हो, वह फिर भी एक ही व्यक्ति थी और एक ही समय में 2 जगहों पर नहीं हो सकती थी। वह संस्थान से प्रदर्शन के लिए सबसे प्रतिनिधि छात्रों का चयन करने और ओयांग जी को सबसे अधिक संतुष्ट करने वाले रेस्तरां का चयन करने, दोनों कार्यों को पूरी तरह से संभालने में असमर्थ रही। इसलिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो आगे आकर जिम्मेदारी संभाले। रात के खाने की जिम्मेदारी लेना। कोई बात नहीं, प्रधानाचार्य जी, मैं कर दूंगा। सभी शिक्षकों को चुप देखकर युनवेन ने एक कड़वी मुस्कान दिखाई और खड़ी हो गई। स्कूल में प्रिंसिपल के बाद युनवेन की प्रतिष्ठा दूसरे नंबर पर थी, इसलिए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफी महत्वपूर्ण थी, इसलिए भले ही ओयांग जी संतुष्ट न हो, इससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बहुत सोच विचार के बाद युनवेन ने आखिरकार यह काम अपने हाथ में ले लिया।
आर्ट इंस्टीट्यूट की प्रमुख शिक्षिका होने के नाते युनवेन वास्तव में चीन के नृत्य जगत के इस जीवित दिग्गज के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना चाहती थी, जिनके बारे में उन्होंने केवल किंवदंतियों में ही सुना था। शायद उनके शिक्षण स्तर में भी और सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, प्रधानाचार्य ने युनवेन को देखा। वह इतनी भावुक हो गई कि उनकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। लेकिन सिर हाथों में लेकर भावुक होकर रोना अब स्पष्ट रूप से अनुचित था। उसने अपनी पहले से ही लाल हो चुकी आंखों को दबाया और अन्य शिक्षकों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। शिक्षकों, वापस जाए और अपने छात्रों का ध्यान रखिए। प्रत्येक कक्षा से अपने सर्वश्रेष्ठ छात्र को सम्मेलन कक्ष में बुलाएं। शिक्षक युनवेन और मैं पहले यहीं रुककर आगे के मामलों पर चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में सम्मेलन कक्ष, जो कुछ देर पहले लोगों से खचाखच भरा हुआ था, फिर से पहले की तरह खाली हो गया। वहां केवल युनवेन और प्रधानाचार्य ही बचे थे। शिक्षक युन, क्या आपके मन में कोई विचार है आज रात के खाने के लिए? युनवेन ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। भला उसे क्या अंदाजा हो सकता था? वह, जिसने हमेशा अपने छात्रों के लिए एक उदाहरण पेश किया था, भोजन के बारे में उसका कोई शोध ही नहीं था। वह उन कुछ जगहों से ओयांग झी के पेट पर कब्जा करना चाहती थी जहां उसने सब्जी के सलाद खाए थे। यह तो कोरी कल्पना थी। युनवेन की कड़वी मुस्कान देखकर प्रधानाचार्य का दिल भी बैठ गया। हालांकि उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन युनवेन के निश्चित उत्तर के बाद उसे अब भी निराशा की लहर महसूस हो रही थी। अचानक प्रधानाचार्य को एक प्रेरणादायक विचार आया। शिक्षक युन, आप के से क्यों नहीं पूछते? क्या वह एक पत्रकार नहीं है? उसे मिन सिटी में कई स्वादिष्ट जगहों के बारे में जरूर पता होगा। जैसे ही युनवेन को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसने सिर हिलाया और फिर मियाओ के को संदेश भेजने के लिए अपना फोन निकालने की तैयारी की। अपना फोन निकालते हुए, पता नहीं क्यों, स्कूल के पीछे वाले रात्रि बाजार में लगने वाला ब्रेस्ड पोर्क राइस का स्टॉल अचानक युनवेन के दिमाग में आ गया। और तभी वह युवक प्रकट हुआ। युनवेन ने अपना सिर हिलाया। इस अवास्तविक विचार को अपने दिमाग से निकाल देना। इतना ही नहीं, मालिक के पास अब कोई दुकान भी नहीं थी और वह कहीं भी दिखाई भी नहीं दे रहा था। अगर वह बॉस अभी भी जीवित होते, तो भी शिक्षा जगत की एक शीर्ष हस्ती को सड़क किनारे के स्टॉल पर खाना खिलाने ले जाना किसी भी सूरत में एक बहुत ही बुरी बात होती जिसे फैलाया जाना चाहिए। ठीक तभी युनवेन, जो कुछ देर तक सोच में डूबी हुई थी, ने अपने फोन में कंपन महसूस किया। उसने ध्यान से देखा। यह वास्तव में उनकी बेटी मियाओ के थी। माँ, ब्रेस्ड पोर्क राइस बेचने वाले बॉस लिन ने अपना स्टॉल फिर से लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार यह फैंगजिंग सिटी शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार पर है। स्वाद तो लाजवाब है। युनवेन की आंखें चमक उठीं और उसके मन में एक अपरिपक्व विचार आया। क्यों न जोखिम उठाया जाए? शायद ओयांग के उस शिक्षक को धीमी आंच पर पकाया हुआ सुअर का मांस वाला चावल खाना पसंद हो। शिक्षक युन, क्या स्थिति है? कोई खबर है क्या? इस समय प्रधानाचार्य ने झुककर पूछा। उनकी आवाज में अभी भी थोड़ी घबराहट झलक रही थी। जो शिक्षक अभी अभी गए थे, वे भी बहुत कुशल थे। इस समय तक चयनित छात्रों में से कुछ एक एक करके सम्मेलन कक्ष में प्रवेश करने लगे थे। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि कोई खबर है। युनवेन ने कुछ अनिश्चितता के साथ सिर हिलाया। हालांकि उसकी आवाज में झिझक थी, लेकिन प्रधानाचार्य, जो उस समय तक पहले ही व्यस्त होने लगे थे, ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बस एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। तो शिक्षक युन, जल्दी करो और काम में लग जाओ। मुझे हमेशा से ही आपके द्वारा सब कुछ संभालने में कोई परेशानी नहीं हुई है। सीटें बुक करने और आरक्षण कराने जैसे खर्चों की भरपाई बाद में स्कूल द्वारा पूरी तरह से कर दी जाएगी। युनवेन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, फिर अपनी बेटी द्वारा भेजे गए संदेश को देखने के लिए सिर नीचे किया। उसने दांत पीसते हुए जवाब दिया। बॉस लिन से पूछो कि वह अपना स्टॉल कितने बजे बंद करता है। बॉस लिन अभी व्यस्त हैं, लेकिन वे शाम लगभग 6 बजे अपना स्टॉल बंद कर देंगे। युनवेन ने समय देखा, महसूस किया कि थोड़ी देर हो गई है, और एक और संदेश भेजा। कृपया बॉस लिन से पूछिए कि क्या वे अपना स्टॉल बाद में बंद कर सकते हैं। माँ के यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले हैं और वे बॉस लिन के खाना पकाने के कौशल का उपयोग करके उनकी मेजबानी करना चाहती हैं। यह संदेश भेजने के बाद मियाओके ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। युनवेन के किसी महंगे रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने के लिए तैयार होने के बाद ही मियाओके ने आखिरकार संदेश भेजा। बॉस लिन ने कहा, यह संभव है, लेकिन वह अधिकतम 5 हिस्से ही ले जा सकते हैं, और उन्हें रात 8 बजे से पहले वापस आना होगा। अध्याय 34। क्या आपने कभी सड़क किनारे के स्टॉल पर खाना खाया है? युनवेन ने अपनी बेटी का संदेश देखने के बाद राहत की एक लंबी सांस ली। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, वर्तमान युनवेन को यह नहीं पता था कि लिन यान के स्नैक स्टॉल पर अब ब्रेस्ड पोर्क राइस नहीं बिकता था, बल्कि उसकी जगह बदबूदार टोफू बिकने लगा था। अन्यथा, लिन यान की शिल्पकारी कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वह बीजिंग से आए ओयांग झी का मनोरंजन करने के लिए बदबूदार टोफू का उपयोग करना नहीं चुनती। रात के खाने की व्यवस्था हो जाने के बाद युनवेन सीधे हवाई अड्डे पर ओयांग झी के आने का इंतजार करने के लिए चली गई।
दोपहर जल्दी बीत गई। स्कूल के शिक्षकों का भी बीजिंग की नृत्य जगत की इस शीर्ष हस्ती के साथ सामान्य संपर्क था और उन्होंने पहले सुनी गई अफवाहों के बारे में अपना निर्णय ले लिया था। यह ओयांग शिक्षक उतना भयानक नहीं था जितना कि किंवदंतियों में बताया जाता है। न केवल उनका दयालु स्वरूप आश्वस्त करने वाला था, बल्कि उनकी कोमल, सौम्य आवाज भी उत्तर के लोगों की तरह कठोर नहीं थी। इसके अलावा ओयांग जी के शिक्षण और नृत्य अनुभव का भी उल्लेख करना जरूरी है। प्रधानाचार्य द्वारा आज प्रदर्शन के लिए चुने गए कई छात्रों को विद्यालय भर के शिक्षकों द्वारा उज्जवल भविष्य वाले होनहार प्रतिभाओं के रूप में पहचाना गया था, और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें स्वयं शिक्षक पढ़ाना नहीं जानते थे। लेकिन अब ओयांग जी की उपस्थिति में महज एक नज़र में वह लगभग सभी छात्रों की कमियों और समस्याओं को पहचान सकती थी। कुछ ही शब्द एक छात्र और एक शिक्षक, जो लंबे समय से एक गतिरोध में फंसे हुए थे, दोनों को ज्ञानोदय का सुख प्रदान करने के लिए पर्याप्त थे। समय चुपचाप बीतता चला गया। प्रदर्शन और मार्गदर्शन समाप्त होने तक लगभग 7 बज चुके थे। शिक्षक और छात्र भी एक एक करके कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए। इस समय सम्मेलन कक्ष में केवल प्रधानाचार्य युनवेन और ओयांग जी ही शेष थे। ये टीचर युन ही होंगी, है ना? मैंने तो बहुत समय से सुना है कि वो आपके स्कूल की चलती फिरती पहचान है। उन्हें अभी देखकर लगता है कि उनकी शैक्षणिक विचारधारा वाकई उन्नत है और उन्हें पूरे देश में भी अद्वितीय माना जा सकता है। ओयांग जी ने युनवेन की ओर देखा, जो उससे काफी छोटी थी। उसकी आंखों में स्पष्ट प्रशंसा झलक रही थी। आज की अचानक यात्रा के माध्यम से ओयांग जी को इस दक्षिणी तटीय शहर में स्थित शैक्षणिक संस्थान के बारे में गहरी समझ प्राप्त हुई। इसके अलावा यह भी कहना जरूरी है कि कई छात्रों में वाकई अच्छी प्रतिभा थी। पूरे स्कूल के शिक्षण स्टाफ को भी अच्छा माना जा सकता है। विशेष रूप से यह शिक्षिका युनवेन, जिन्होंने ओयांग जी को ऐसा महसूस कराया मानो वह अपने बचपन के रूप को देख रही हो। चाहे वह उनकी विशिष्ट शिक्षण शैली हो या उनका अग्रणी शैक्षिकी दर्शन और दृढ़ संकल्प, इन सभी चीजों ने ओयांग जी को सुकून दिया, जो एक प्रमुख व्यक्ति थे और लंबे समय से द्वितीय पंक्ति में सेवानिवृत्त हो चुके थे। इसलिए युनवेन के प्रति भी उन्होंने पर्याप्त धैर्य और दयालुता दिखाई। युनवेन को ओयांग जी द्वारा इतना पसंद और महत्व दिया जा रहा था, यह देखकर प्रधानाचार्य का चेहरा, जो घबराहट के कारण थोड़ा सख्त था, वह भी प्रसन्न और प्रफुल्लित हो गया। शिक्षक युन का सामान्य कार्य रवैया भी बहुत गंभीर है। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद प्रधानाचार्य ने सीधे आज रात के भोजन के मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी। क्योंकि उसने युनवेन को यह कहते हुए सुना था कि बुक किया गया रेस्तरां केवल शाम 8 बजे तक ही खुला रहता है, अगर वे काम में तेजी नहीं लाते तो रेस्तरां बंद हो जाएगा। तब तक, अगर ओयांग जी ने वह स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया जिससे वह संतुष्ट थी, तो हो सकता है कि वह अपना वर्तमान धैर्य खो दे और गुस्से में भड़क उठे। तब उसने बड़ी मेहनत से जो सद्भावना अर्जित की थी, वह पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगी। ओयांग शिक्षक, आज रात के खाने के लिए रेस्तरां और व्यंजन भी शिक्षक युन द्वारा पहले से तैयार कर दिए गए हैं, कृपया। प्रधानाचार्य खड़े हुए और ओयांग जी के बगल में थोड़ा झुककर अभिवादन किया। ओयांग जी ने नखरे नहीं दिखाए। निमंत्रण मिलते ही वह सीधे खड़ी हो गई और संयोगवश युनवेन के हाथ में अपना हाथ डाल दिया, बिल्कुल अच्छी सहेलियों की तरह। शिक्षक युन, चलिए साथ चलते हैं। युनवेन ने असहजता से अपने शरीर को थोड़ा मोड़ा और अपनी मुद्रा को ठीक किया, लेकिन उसने इसे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया। उसने अपनी सद्भावना व्यक्त करने के लिए बस एक विनम्र मुस्कान दिखाई। चल दर, क्योंकि ओयांग जी युनवेन से बात करना चाहता था। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्रधानाचार्य बन गया। हालांकि युनवेन आमतौर पर स्कूल में अपनी ताकत या पृष्ठभूमि के कारण प्रधानाचार्य से किसी भी तरह से कमतर नहीं थी, लेकिन अंततः यह सब उसकी स्थिति के कारण था। अब मैं स्वयं प्रधानाचार्य द्वारा चलाई जा रही कार में बैठा हूं। उसे अब भी थोड़ी सी संतुष्टि का एहसास हो रहा था। शिक्षक युन, आज रात आप मुझे कौन सा स्वादिष्ट भोजन खिलाने ले जा रहे हैं? ओयांग जी ने युनवेन को ध्यान से देखा, हालांकि वह अब युवा नहीं थी। एक नर्तकी के स्वाभाविक आकर्षण ने युनवेन को अनायास ही पूरी तरह से अकड़ जाने पर मजबूर कर दिया। वह बस कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके दिमाग में लिन यान के फूड ट्रक की छवि उभर आई। एक पल के लिए उसे वास्तव में अभूतपूर्व शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एक बार फिर अपने जुआ खेलने के व्यवहार को लेकर अपने दिल में गहरे संदेह का अनुभव हुआ। अंत में उसने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, आइए इसे रहस्य ही रहने दें, ओयांग शिक्षक। ओयांग जी एक खिले हुए फूल की तरह मुस्कुराई, मानो उसने युनवेन के जवाब का पहले ही अनुमान लगा लिया हो। ओह, मुझे बताए, मैं सचमुच उत्सुक हूँ, शिक्षक युन। आगे की सीट पर गाड़ी चला रहे और पीछे की सीट पर बैठे दोनों लोगों की बातचीत छुपकर सुन रहे प्रधानाचार्य ने भी अचानक मुस्कुराते हुए कहा, खैर, हम उस जगह पर पहुंचने ही वाले हैं जिसका आपने जिक्र किया था। शिक्षक युन, आप सीधे ओयांग शिक्षक को क्यों नहीं बता देते? प्रिंसिपल जितना ज्यादा गाड़ी चलाती थी, उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करती थी। हालांकि युनवेन ने उसे उस रेस्तरां का विशिष्ट नाम नहीं बताया जिसे उसने आज रात के लिए बुक किया था या मुख्य व्यंजन क्या था। युनवेन ने जो कुछ भी किया उससे वह आमतौर पर संतुष्ट ही हो जाती थी। इसके अलावा युनवेन द्वारा दिया गया पता मिन सिटी फैंगजेंग सिटी प्लाजा में था।
वह प्लाजा मिन सिटी के सभी निवासियों के लिए एक जाना पहचाना स्थान था, क्योंकि मॉल में जो कुछ भी दिखाई देता था वह सब उसी के लिए प्रसिद्ध था। भले ही वह सिर्फ एक टूथब्रश ही क्यों ना हो, इसे सर्वोत्कृष्ट श्रेणी का माना जा सकता है। अंदर मौजूद रेस्टोरेंट की तो बात ही छोड़िए, इतने आलीशान मॉल में खुलने वाले रेस्टोरेंट का स्वाद निश्चित रूप से किसी को निराश नहीं करेगा। यह सुनकर कि आगे की सीट पर बैठे प्रधानाचार्य ने भी उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। युन वेन को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ठंडे पसीने की एक बूंद चुपचाप उसके माथे से नीचे लुढ़क गई। कुछ देर सोचने के बाद युनवेन ने आखिरकार बोलना शुरू किया, लेकिन उसने उयांग जी और प्रधानाचार्य के सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि मजाक के लहजे में पूछा। हमारा मिन शहर समुद्र के किनारे बसा है और यहाँ की खासियत समुद्री भोजन ही है। मुझे लगता है कि ओयांग टीचर को इसे खाने की आदत हो चुकी होगी। कुछ सेकंड सोचने के बाद ओयांग जी ने सिर हिलाया। युनवेन ने जो कहा वह सही था। जो भी ओयांग जी के पद तक पहुंच सका, वह इस तरह के महंगे समुद्री भोजन उत्पादों से लगभग पूरी तरह से अपना धैर्य खो चुका था। केवल असली लजीज व्यंजन ही उनके पेट को हिला सकते थे। युनवेन मुस्कुराती रही। ओयांग टीचर, क्या आपने कभी सड़क किनारे किसी स्टॉल पर खाना खाया है? जब तक यह सवाल नहीं पूछा गया था, युनवेन को लगा कि कार के अंदर का तापमान अचानक बहुत गिर गया है। आगे गाड़ी चला रहे प्रिंसिपल ने बोलना बंद कर दिया, बस चुपचाप स्टीयरिंग व्हील पकड़े रहे। उसके मन में पहले से ही एक बुरी आशंका धुंधली सी पैदा हो गई थी। कुछ देर चुप रहने के बाद ओयांग जी ने अंततः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोलना शुरू किया, लेकिन कुछ हद तक घबराई हुई युनवेन के विपरीत ओयांग जी का चेहरा बहुत गंभीर था और उसकी आंखों में एक सूक्ष्म स्वभाव भी झलक रहा था। वह इस सवाल पर वाकई गंभीरता से विचार कर रही थी। शिक्षक युन, हालांकि मैंने कभी सड़क किनारे के स्टॉल पर खाना नहीं खाया है। ओयांग जी ने गंभीरता से युनवेन की आंखों में देखा, उसके स्वर में अब पहले जैसी मुस्कान और सौहार्द नहीं था। लेकिन सड़क किनारे के स्टॉल मेरी उन चीजों की सूची में नहीं है जिनसे मैं परहेज करता हूँ, मैं केवल उन चीजों से परहेज करता हूँ जो स्वादिष्ट नहीं होती। अध्याय 35। क्या आपने जिस रेस्टोरेंट में बुकिंग की है, वह बदबूदार टोफू का स्टॉल है? हालांकि उनका पद प्रधानाचार्य का था, लेकिन यह कहना जरूरी है कि प्रिंसिपल का ड्राइविंग कौशल काफी अच्छा था। न केवल गति मध्यम थी, बल्कि कार बहुत स्थिर भी थी। कार में बैठे युनवेन और ओयांग जी को सड़क पर किसी भी तरह का झटका महसूस नहीं हुआ। बहुत जल्दी, लगभग 7:30 बजे तक वे शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे। प्रिंसिपल द्वारा कार पार्क करने के बाद वे तीनों एक साथ बाहर निकले। ओयांग जी आगे बढ़ी। उन्होंने अब युनवेन का हाथ नहीं पकड़ा हुआ था, बल्कि उन्होंने अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया और इस शानदार इमारत को देखा, जो मिन शहर में लगभग एक ऐतिहासिक इमारत के बराबर थी। वह अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। शिक्षक युन, क्या आप मुझे जिस जगह खाना खिलाने ले जाना चाहते हैं वह यहीं अंदर है? यह सुनकर ओयांग जी का लहजा कुछ अटपटा सा लगा। उसके बगल में बैठी प्रधानाचार्य का दिल पल भर में सिकुड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ओयांग के इस शिक्षक को इतनी आलीशान जगहों पर स्थित रेस्तरां बिल्कुल पसंद न हो? उसने घबराकर युनवेन की ओर देखा, जो उस समय भी शांत और संयमित थी। इससे पहले कि युनवेन जवाब देने के लिए अपना मुंह खोल पाती, ओयांग जी ने बात की। इस तरह की जगहों पर रेस्तरां मिशेलिन और ब्लैक पल से ज्यादा कुछ नहीं होते। हालांकि वे उच्च श्रेणी के हैं, लेकिन वे मुझे वह एहसास देने से बहुत दूर हैं जो मैं चाहता हूं। अब प्रधानाचार्य थोड़ी घबरा गई थी। उन्होंने पूछा, ओयांग शिक्षक, वह वास्तव में किस प्रकार की भावना है? ओयांग जी ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक स्पष्ट लालसा झलक रही थी। वह अनुभूति अमूर्त है, पूरी तरह से अवर्णनीय है। आप इसे तभी महसूस कर सकते हैं जब आप वास्तव में स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। बोलते समय ओयांग जी ने अपने होंठों को ऐसे चाटा मानो वह किसी चीज का स्वाद ले रही हो और उसे अभी और चाहिए हो। पिछली बार मुझे ऐसा एहसास तब हुआ था जब मैं सड़क पर एक साधारण सी छोटी सी दुकान में था। युनवेन कुछ नहीं बोली, बस चारों ओर देखती रही। अचानक उसने एक दिशा में हाथ हिलाया और युनवेन के इशारे को देखकर एक आकृति उन तीनों की ओर दौड़ पड़ी। जब मियाओके का युवा और मासूम चेहरा सबके सामने आया, तभी जाकर प्रधानाचार्य के चेहरे पर संदेह का एक अंश दिखाई दिया। के एक पत्रकार होने के नाते मियाओके को उसके प्रति स्वाभाविक लगाव प्रतीत होता था। जिन लोगों ने उसे पहली बार देखा, उनमें से अधिकांश को उसे नापसंद करना मुश्किल लगा। प्रधानाध्यापिका आंटी को नमस्कार करने के बाद मियाओके ने ओयांग जी की ओर मुड़कर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई। आप वही ओयांग टीचर हैं जिनके बारे में मेरी माँ बीजिंग से बात करती थी, है ना? आप बहुत जवान दिखते हैं और आपकी त्वचा तो कमाल की है। मुझे जलन हो रही है। उसकी युवा ऊर्जा से भरपूर बातों ने ओयांग जी के मूड को भी काफी हद तक बेहतर बना दिया। वह मुस्कुराए बिना भी नहीं रह सकी। उनके बगल में बैठी युनवेन ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, ओयांग शिक्षक, यह मेरी बेटी है। यह एक पत्रकार है और मैंने इसे आज रात का खाना तैयार करने के लिए कहा था।
युन वेन की आवाज पूरी तरह बंद होने से पहले ही मियाओके ने, मानो वह पहले से ही परिचित हो, सीधे ओयांग जी का हाथ पकड़ा और उसे एक दिशा में खींच लिया। हालांकि लड़की की निश्चिंतता भरी हरकत ने ओयांग जी को एक पल के लिए चौंका दिया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। जब से वह अपने वर्तमान पद पर पहुंची हैं, जब भी कोई उससे मिलता था तो सब लोग पाखंडी मुखौटा पहने रहते थे और चापलूसी भरे लहजे में बात करते थे। इस प्यारी और चंचल छोटी बच्ची को उसने इतने लंबे समय बाद पहली बार देखा था। मियाओके को देखती उसकी आंखों में भी असीम स्नेह भरा हुआ था। वह मन ही मन यह कामना करने से खुद को रोक नहीं पाई कि काश मियाओके उसकी अपनी बेटी होती। सोचते सोचते ओयांग झी ने मियाओके को अपना हाथ पकड़कर एक दिशा में चलने दिया। जल्द ही ओयांग झी ने कुछ गड़बड़ महसूस की। मियाओके उसे जिस जगह ले जा रही थी वह इस शॉपिंग मॉल का प्रवेश द्वार बिल्कुल भी नहीं था, यानी आज रात का जो खाना उसने उसके लिए तैयार किया था वह इस शॉपिंग मॉल के अंदर नहीं था। ओयांग झी के दिल में पड़ा बड़ा पत्थर थोड़ा सा नीचे खिसक गया। इस बार मिन सिटी आने पर इस स्कूल के बारे में उनकी राय काफी अच्छी कही जा सकती है। अगर डिनर सचमुच अनोखा हो और उसे खुशी खुशी और अच्छे से खाने का मौका मिले तो भविष्य में कुछ और बार मार्गदर्शन के लिए यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। युन वेन और प्रधानाचार्य भी मियाओके के पीछे पीछे चले। प्रधानाचार्य के संदेह से भरे चेहरे के विपरीत युन वेन का भाव इतना सरल नहीं था। यह आत्मविश्वास के साथ साथ थोड़ी सी चिंता का मिश्रण था। हालांकि बॉस लिन का ब्रेज्ड पोर्क राइस वास्तव में एक उत्कृष्ट कृति थी और स्वाद या दिखावट के मामले में किसी से कम नहीं थी, लेकिन आखिरकार यह सिर्फ एक सड़क किनारे का खाने का स्टॉल ही था। अंत में उसे अभी भी थोड़ी चिंता थी कि बीजिंग के इस ओयांग शिक्षक को सड़क किनारे के स्टॉलों के प्रति कुछ तिरस्कार हो सकता है। इस समय प्रधानाचार्य को यह भी एहसास हो गया था कि रेस्तरां शॉपिंग मॉल में स्थित नहीं था। उसने अपना सिर घुमाया और युन वेन से धीमी आवाज में कहा, शिक्षक युन, आज रात हम खाना कहाँ खाएंगे? युन वेन कुछ कहना चाहती थी लेकिन थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, इसलिए उसने रहस्यमयी होने का नाटक करते हुए कहा। एक अचरज। यह देखकर प्रधानाचार्य ने अब और प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन संदेह से भरे उनके चेहरे पर अब थोड़ी अधिक उम्मीद झलक रही थी। आसपास कोई रेस्टोरेंट तो नहीं है ना? अंततः मियाओ के चलना बंद कर दिया। ओयांग झी ने चारों ओर देखने के बाद संदेह से कहा, उसे सचमुच आसपास कोई भी ठीक ठाक दुकान नजर नहीं आई। उसे ठीक से पता नहीं था कि क्यों, लेकिन पास ही में काफी लोग खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी बात पर बहस कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों में थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। मियाओके ने अपना खाली हाथ आगे बढ़ाया और गर्व भरी मुस्कान दिखाए, लोगों के उस समूह की ओर इशारा करते हुए। ओयांग शिक्षक, हमारा गंतव्य वहीं है। ओयांग जी थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वहां पहले से ही लोगों का एक समूह खड़ा था, इसलिए उसने उस क्षेत्र को ज्यादा ध्यान से नहीं देखा था। अब भीड़ के बीच से ओयांग जी को केवल इतना ही दिखाई दे रहा था कि लोगों के उस समूह के सामने एक फूड ट्रक था जो देखने में थोड़ा देहाती लग रहा था। वह सचमुच सड़क किनारे का खाने का स्टॉल था। ओयांग जी स्तब्ध रह गया। उसके पीछे खड़ी प्रधानाचार्य स्तब्ध रह गईं। युन वेन ने भी थोड़ी असहज मुस्कान दिखाई, पर जल्द ही आकाश में एक जोरदार हंसी गूंज उठी। हा हा हा, दिलचस्प, चलो आज रात इसे खाते हैं। यह ओयांग जी थे। इस समय ओयांग जी पूरी तरह से एक अलग ही व्यक्ति में परिवर्तित प्रतीत हो रहे थे। चाहे वह नृत्य जगत की एक शीर्ष हस्ती का आभास हो या किसी बुजुर्ग का सौहार्द, इस समय तक दोनों बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। वहां केवल एक भोजनालय ही बचा था, एक शुद्ध भोजनालय। अच्छा खाना तो ओयांग टीचर को ही पता होगा। यह देखकर कि ओयांग जी ने कुछ ही सेकंड में बहुत रुचि दिखाई, मियाओके ने अंगूठा ऊपर करके उसे सीधे भीड़ के आगे खींच लिया। बॉस लिन, मैं यहाँ हूँ। लिन यान, जो उस समय पहले से ही थोड़ा परेशान था, ने मियाओके के आखिरकार आ जाने पर राहत की सांस ली। उसके यहाँ खाना खाने वाले ये लोग सचमुच हद से ज्यादा अजीब थे। हालांकि उन्हें पता था कि बदबूदार टोफू के आखिरी 5 हिस्से पहले ही बिक चुके हैं, फिर भी वे उसी के पीछे पड़े रहे। उन सभी के मन में यह विचार था, अगर वह व्यक्ति नहीं आया तो यह बदबूदार टोफू मेरा होगा। लेकिन मियाओके के आगमन ने पुराने भोजन करने वालों के इस समूह की सभी उम्मीदों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। लिनयान ने हल्के से सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, इस तरह का आरक्षण व्यवहार पहली और आखिरी बार है। अब से मैं कोई भी आरक्षण स्वीकार नहीं करूंगा। यह वाक्य न केवल मियाओके को सुनाने के लिए कहा गया था, बल्कि वहां मौजूद सभी भोजन करने वालों को सुनाने के लिए भी कहा गया था। आज तो लिनयान सिर्फ स्थिति का जायजा लेने से ही बहुत थक गई थी। वह यह कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि अगर भविष्य में हर कोई इसी तरह से आरक्षण करने लगे तो उसका कार्यभार कितना बढ़ जाएगा। मियाओके ने अन्याय का भाव दिखाया, लेकिन फिर भी कहा, समझ गया, बॉस लिन। उत्साहित ओयांग जी जोड़ी से बिल्कुल अलग, उनके पीछे खड़े युनवेन और प्रिंसिपल इस समय लगभग बेहोश होने वाले थे। वे लिन यान के साइन बोर्ड पर लिखे बड़े अक्षरों को देखते रहे और काफी देर तक स्तब्ध होकर बिना कुछ बोले देखते रहे। अंत में प्रधानाचार्य ने ही सबसे पहले गतिरोध को तोड़ा।
टीचर युन, आपने कहा था कि आपने जिस रेस्टोरेंट में बुकिंग कराई थी वह सड़क किनारे मिलने वाला बदबूदार टोफू था। अध्याय 36। यदि आपको बदबूदार टोफू पसंद नहीं है तो आपको इसे अवश्य आजमाना चाहिए। युन वेन ने देखा कि उसके सामने बॉस लिन ने सामग्री के डिब्बे में बचा हुआ सारा बदबूदार टोफू तेल में डाल दिया था। जैसे जैसे बदबूदार टोफू तेल में लगातार लुढ़कता रहा, वैसे वैसे एक तेज दुर्गंध फैलती गई। गंध लगातार तेज होती गई। युन वेन को यह भी महसूस हो रहा था कि उसके बगल में बैठे प्रधानाचार्य के चेहरे के भाव अब बदबूदार टोफू के समान हो गए थे। युन वेन, जो हमेशा आत्मविश्वास से बोलती थी, अब अपनी भाषा प्रणाली में कुछ झिझक महसूस कर रही थी। प्रिंसिपल, ये बॉस लिन पहले ब्रेज्ड पोर्क राइस बेचा करते थे। मुझे नहीं पता कि ये बदबूदार टोफू में कैसे बदल गया। प्रधानाचार्य ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। हालात इस हद तक पहुंच गए थे। यह कहा जा सकता है कि सुधार की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई थीं। अब उसके पास प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन इस समय हवा में लगातार फैल रही बदबूदार टोफू की अनोखी गंध को सूंघते हुए उसे वास्तव में नहीं पता था कि प्रार्थना का क्या प्रभाव हो सकता है। युन वेन ने अपने सामने खड़ी मियाओके की पीठ को गुस्से से घुरा, और उसने पहले ही तय कर लिया था कि वापस आने पर उसे 10,000 बार पीटने के लिए क्या कारण और तरीके अपनाने हैं। अपनी बेटी की सामान्य जीवन शैली में थोड़ा अनुशासनहीन होना एक अलग बात थी। लेकिन अब, ऐसे नाजुक मोड़ पर, उसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने पहले ही बता दिया था कि आज के मेहमान बीजिंग से आए बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। और यह लड़की उन्हें सीधे एक बदबूदार टोफू की दुकान पर ले आए। अगर यह फैल जाए तो सिर्फ युन वेन ही नहीं, बल्कि और भी कई लोगों की बेइज्जती होगी। शायद इससे मिन सिटी महिला कला संस्थान की पूरी नृत्य जगत में बदनामी हो जाएगी। और अब से वे पूरी नृत्य जगत के लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे। और वह, युन वेन, इतिहास की पापी होगी। बिल्कुल, युन वेन ने बस यही सोचा। मियाओके और ओयांग झी, जो उस समय उत्साह से भरे हुए थे, इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए कि उनके पीछे खड़े दोनों लोगों ने अपने चेहरे पूरी तरह से काले कर लिए थे। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और उसकी निगाहें मियाओके की चमकती हुई आंखों पर टिक गईं। यह देखकर कि वह प्यारी चाची अचानक उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाती है, मियाओके ने सोचा कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ गंध से डर गया है, और उसने झट से मुस्कुरा दिया। ओयांग टीचर, हालांकि इस बदबूदार टोफू से अभी बहुत बुरी गंध आ रही है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, बॉस लिन द्वारा बनाया गया बदबूदार टोफू कभी खराब नहीं होता। ओयांग जी ने अपना सिर हिलाया। उसने भावुकता से भरे उत्साहपूर्ण स्वर में बात की। जब मैं पहले जियांग शहर गया था, तो मैंने कई परिचितों और जान पहचान वालों से असली बदबूदार टोफू के भोजन के लिए पूछा था, और आखिरकार मुझे वहां वह मिला जिसे सबसे खास बदबूदार टोफू कहा जाता था। यह कहते हुए ओयांग जी को मानो उस समय का स्वाद याद आ गया और वह अपने होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं पाए। वह बदबूदार टोफू स्वादिष्ट तो था, लेकिन साथ ही बहुत बदबूदार भी था। यहाँ ओयांग जी ने अपने शब्दों में थोड़ी देर के लिए विराम लिया। वह लिन यान के खाने के ठेले की ओर मुड़ी, और उसके चेहरे पर किसी तरह श्रद्धा का भाव झलक रहा था। लेकिन इस युवा बॉस लिन के हाथों में मौजूद बदबूदार टोफू की तुलना में यह थोड़ा घटिया प्रतीत होता है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो खाने पीने के मामले में बहुत सतर्क रहता था। ओयांग जी को तलते हुए बदबूदार टोफू की गंध आते ही लगभग सब कुछ समझ आ गया था। उसके सामने रखे इस बदबूदार टोफू का स्वाद उसे बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। बेहद खास दुर्गंध में छिपी हुई मधुर सुगंध। बस एक बार सूंघना ही अविस्मरणीय था। जितनी ज्यादा बदबू आती थी, उतनी ही ज्यादा उसे सूंघने की इच्छा होती थी। जितनी ज्यादा बदबू आती थी, उतना ही ज्यादा आप खुद को रोक नहीं पाते थे। यही बदबूदार टोफू का अनोखा आकर्षण था। लेकिन चूंकि उसने अभी तक इस बदबूदार टोफू का स्वाद नहीं चखा था, इसलिए ओयांग जी के शब्द अभी भी बहुत सतर्क थे। यह सिर्फ थोड़ा घटिया था, बहुत घटिया नहीं। लेकिन मियाओके को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। अपने सामने ओयांग जी की स्वीकृति मिलने के बाद उसने एक गर्व भरी मुस्कान प्रकट की, मानो कोई छात्रा सक्रिय रूप से प्रश्न का उत्तर देकर शिक्षक से प्रशंसा प्राप्त कर रही हो। दूसरों द्वारा उनके पसंदीदा भोजन को पहचाने जाने से उन्हें बेहद खुशी हुई। आपका बदबूदार टोफू तैयार है। लिन यान ने बदबूदार टोफू के आखिरी 5 हिस्से पहले ही अलग कर लिए थे। साधारण मसाला डालने के बाद उसने उन सभी को एक प्लास्टिक बैग में डाल दिया। उसने वह चीज अपने सामने खड़ी मियाओके को सौंप दी। जैसे ही लिन यान ने यह सब काम समाप्त किया, आज का काम आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो गया। जो काम मूल रूप से शाम 6 बजे समाप्त होने वाला था, वह उनकी क्षणिक दयालुता के कारण अब रात 8 बजे के बाद तक विलंबित हो गया। बदबूदार टोफू के ये आखिरी 5 हिस्से खत्म करने के बाद लिन यान के शरीर में थकान की एक तीव्र अनुभूति हुई। आसपास के ग्राहकों और मियाओके और अन्य लोगों को प्रतीकात्मक रूप से अलविदा कहने के बाद लिन यान ने हमेशा की तरह अपने खाने के ठेले को सावधानीपूर्वक साफ भी नहीं किया। वह जल्दी से गाड़ी में बैठकर चला गया। वह पल भर में पूरी तरह से रात के अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे ग्राहक बचे हुए थे जिन्होंने हार नहीं मानी थी।
बदबूदार टोफू की इन 5 सर्विंग्स को देखकर वे ऐसे हो गए जैसे 30 दिनों से भूखे जंगली भेड़िए अपने शिकार को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। उनकी आंखें अचानक उत्साह से चमक उठीं। अगर मियाओके को यह पता नहीं होता कि इन लोगों ने कम से कम 3 बार बदबूदार टोफू खाया था, हो सकता है कि उसने वाकई कोमल हृदयता के कारण एक हिस्सा छोड़ दिया हो। लो, ओयांग शिक्षक, इसे चखकर देखिए। मियाओके ने प्लास्टिक की थैली से बदबूदार टोफू का एक टुकड़ा निकाला और उसे अपने सामने खड़ी ओयांग जी को दे दिया। ओयांग जी ने औपचारिकता नहीं बरती, बल्कि सीधे मियाओके के हाथ से बदबूदार टोफू ले लिया और उसे दोनों हाथों से ऐसे ग्रहण किया मानो वह कोई चमकती हुई पवित्र वस्तु हो। बदबूदार टोफू ओयांग जी ने डिस्पोजेबल कटोरे को हाथों में पकड़े हुए धीरे से कहा। बिना ज्यादा सोचे समझे, उसने कांटे से एक टुकड़ा उठाया और मियाओके की चेतावनी के बावजूद, यह टोफू गर्म है, उसने सीधे बदबूदार टोफू का पूरा टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। युन वेन और उनके पीछे खड़ी प्रधानाचार्य ने देखा कि ओयांग जी ने सीधे बदबूदार टोफू का एक पूरा टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। दोनों ने अपनी सांस रोक ली। वे मन ही मन इस बात के लिए भी तैयार थे कि अगले ही पल ओयांग जी गुस्से से भड़क उठेगा। फुफकार। ओयांग जी ने गहरी सांस ली। ताज़ा तले हुए बदबूदार टोफू की गर्मी उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। उसे तुरंत इसे थूक देना ही सबसे अच्छा विकल्प लगा जो उसे सूझा। लेकिन वह ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि यह बदबूदार टोफू सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट था। चाहे वह बनावट हो या स्वाद, हर चीज लगातार ओयांग जी की अच्छे भोजन की परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित कर रही थी और लगातार उसकी स्वाद कलियों को प्रभावित कर रही थी। क्या मिशेलिन है, क्या ब्लैक पल है? इस समय वे ओयांग जी के दिमाग से पूरी तरह गायब हो चुके थे। उसकी दुनिया में ऐसा लग रहा था मानो केवल यही बदबूदार टोफू मौजूद हो। जब तक उसने बदबूदार टोफू की पूरी सर्विंग को एक झटके में चट नहीं कर लिया, तब तक उसे कुछ पता नहीं चला। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ खड़ी अकेली नहीं थी। उसके पीछे युन वेन और प्रधानाचार्य थे और उसके आगे मियाओके थी, जो उसे यहाँ लेकर आई थी। तो चीन के नृत्य जगत की यह शीर्ष हस्ती, बाहरी दुनिया की नजरों में यह सनकी और गुस्सैल शख्सियत, बस जमीन पर बैठ गई। और उसने अपने बगल में खड़े 3 लोगों को इशारा किया। आओ और इसे आजमा कर देखो। प्रधानाचार्य और युन वेन ने बार बार अपने हाथ हिलाए। ओयांग टीचर, अगर यह स्वादिष्ट है तो आप और खाए। हमें यह उतना पसंद नहीं है। ओयांग जी ने क्रोध का दिखावा किया। पसंद नहीं आया तो फिर इसे और भी ज्यादा आजमाएं। ओयांग जी को मना करने में असमर्थ, प्रधानाचार्य और युन वेन ने अपनी नाक बंद करके बदबूदार टोफू का यह टुकड़ा खाया। पहले ही निवाले के साथ, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बदबूदार टोफू के बारे में उनके सभी पूर्वाग्रह उसी क्षण पूरी तरह से गायब हो गए। चारों ओर एक अनोखी दुर्गंध फैली हुई थी। उन चारों ने अपने सिर जमीन में गाड़ दिए और हड़बड़ी में खाना खाने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने चापलूसी नहीं की, किसी ने साथ नहीं दिया और किसी ने खुश करने की कोशिश नहीं की। जब उन्होंने बदबूदार टोफू खाया तो उनके चेहरों पर सहज रूप से खिल उठी खुशी की मुस्कान के अलावा और कुछ नहीं था। अध्याय 37। उसके स्वभाव के बारे में आपका क्या विचार है? कोई बात नहीं, आप मुझे यहीं छोड़ सकते हैं। होटल के प्रवेश द्वार पर ओयांग जी ने संतुष्टि भरे भाव से युन वेन और उन 2 अन्य लोगों को देखा जो उसे होटल तक छोड़ने की जिद कर रहे थे। उसने हाथ हिलाया और मुस्कुराए। यह देखकर कि युन वेन और प्रधानाचार्य अभी भी अलग होने के लिए अनिच्छुक लग रहे थे, ओयांग जी मुड़ गया। उनके सामने खड़ा, वह मुस्कुराए। मैं आपके विद्यालय से बहुत संतुष्ट हूँ, छात्रों की गुणवत्ता और इस बार मिले स्वागत दोनों ही मामलों में। भविष्य में मार्गदर्शन का अवसर मिलने पर मैं आपके विद्यालय को ही प्राथमिकता दूंगा। युन वेन और प्रधानाचार्य ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों एक दूसरे की आंखों में उमड़ती खुशी को देख सकते थे। देखिए, हालांकि ओयांग जी खाने के स्वाद को लेकर बहुत नखरे वाला था, लेकिन यह कहना जरूरी है कि नृत्य शिक्षा में मार्गदर्शन के मामले में वह बिल्कुल उत्कृष्ट हैं। यदि इस स्तर का कोई शिक्षक कुछ और बार मार्गदर्शन देने आ सके, तो पूरे विद्यालय की समग्र शिक्षण गुणवत्ता में संभवतः और भी अधिक सुधार होगा और विद्यालय की प्रतिष्ठा में और भी अधिक वृद्धि होगी। यह देखकर कि दोनों कृतज्ञता के कुछ शब्द कहना चाहते थे, ओयांग जी ने पहले बोलना शुरू किया और उन्हें रोक दिया। लेकिन मैं पहले ही यह कह दूं, मैं बॉस लिन द्वारा बनाया गया खाना खाना चाहता हूं। फिर ओयांग जी मुड़ी और सीधे होटल की लिफ्ट की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में प्रवेश द्वार पर केवल युन वेन और प्रधानाचार्य ही रह गए। कुछ देर तक एक दूसरे को देखने के बाद प्रिंसिपल ने आखिरकार वह सवाल पूछ ही लिया जो वह पूछना चाहती थी। शिक्षक युन, क्या आप बॉस लिन को जानते हैं, जिन्होंने आज बदबूदार टोफू बेचा? युन वेन ने अपना सिर हिलाया। मैंने पहले भी एक बार उनके स्टॉल का दौरा किया था, लेकिन उस समय बॉस लिन केवल ब्रेज्ड पोर्क राइस बेच रहे थे। प्रधानाचार्य ने सोच समझकर सिर हिलाया। उस बदबूदार टोफू का अद्भुत स्वाद अभी भी उसकी जीभ पर बना हुआ था। काफी देर बाद आखिरकार उसने एक वाक्य बोल ही दिया। क्या बॉस लिन द्वारा बनाया गया ब्रेज्ड पोर्क राइस स्वादिष्ट है? यह सवाल सुनते ही, मानो कोई खास शब्द बोल दिया गया हो, युन वेन की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया।
स्वादिष्ट। यह अब तक का सबसे बेहतरीन ब्रेज्ड पोर्क राइस है जो मैंने खाया है। युन वेन के आत्मविश्वास भरे लहजे को सुनकर प्रधानाचार्य के मन में एक विचार आया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, शिक्षक युन, क्या आपको लगता है कि इतनी अच्छी काबिलियत होने के बावजूद बॉस लिन बाहर स्टॉल लगाकर घूमते रहेंगे? क्यों ना हम उन्हें अपने स्कूल की कैंटीन में भर्ती करने की कोशिश करें? इस बारे में बात करते हुए युन वेन को अभी अभी याद आया कि अतीत में उसके मन में भी यही विचार आया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बॉस लिन ने बाद में उस जगह पर अपना स्टॉल लगाना जारी नहीं रखा, साथ ही स्कूल में चल रहे विभिन्न मामलों के कारण भी ऐसा हुआ। समय बीतने के साथ साथ युन वेन भी इस मामले को भूल गई। अब जब प्रधानाचार्य ने इस मामले का फिर से जिक्र किया तो युन वेन के दिल में लंबे समय से दबी हुई आग एक बार फिर से भड़क उठी। अगर बॉस लिन स्कूल की कैंटीन में काम कर पाती तो युन वेन पहले से ही उस दृश्य की कल्पना कर सकती थी जिसमें उसके बाईं ओर ब्रेज्ड पोर्क राइस और दाईं ओर बदबूदार टोफू होगा। इसके अलावा बॉस लिन निश्चित रूप से और भी स्वादिष्ट चीजें बनाएंगे। इसके बारे में सोचते ही युन वेन के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। शिक्षक युन, आपका क्या विचार है? युन वेन को सोच में डूबा हुआ देखकर प्रधानाचार्य ने अपनी बात दोहराई। इस समय युन वेन को होश आया और उसने जल्दी से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह संभव है, मेरा भी यही इरादा था। युन वेन की सहमति सुनकर प्रधानाचार्य भी प्रसन्नता से मुस्कुरा उठी। शिक्षक युन, हमारे कला संस्थान के छात्रों और शिक्षकों को ऐसा आशीर्वाद मिल पाएगा या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। युन वेन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था, मानो उसने कोई विजयी संकल्प लिया हो। घर लौटते समय युन वेन मन ही मन सोच रही थी कि बॉस लिन को स्कूल की कैंटीन में काम करने के लिए राजी करने के लिए वह किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे। आखिरकार बॉस लिन के कौशल के अनुसार मासिक कर्मचारियों का आना जाना निश्चित रूप से कम नहीं है, और यह उन कार्यालय कर्मचारियों से भी कहीं अधिक हो सकता है जो खुद को उच्च आय वर्ग का मानते हैं। और स्कूल की कैंटीन में आखिरकार वेतन तो तय ही होता है। हालांकि यह स्थिर है, युन वेन को यकीन नहीं था कि दिखने में बेहद व्यक्तिवादी बॉस लिन इसके लिए तैयार होंगे या नहीं। सोचते सोचते युन वेन ने दांत पीसकर फैसला किया कि वह कम से कम आय के मामले में और अधिक शर्तें रखेगी ताकि बॉस लिन को स्कूल की पर्याप्त ईमानदारी का एहसास हो सके। अगर स्कूल का फंड वाकई अपर्याप्त था तो खुद कुछ फंड जुटाने में कोई हर्ज नहीं था। सोचते सोचते युन वेन ने अनजाने में ही सिर हिला दिया और आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई। उसे सच में कोई कारण समझ नहीं आ रहा था कि बॉस लिन क्यों मना करेंगे। जल्द ही युन वेन अपने आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर लौट चुकी थी। अगर लिन यान यहाँ होता तो इस आवासीय क्षेत्र के वातावरण को देखते ही उसे तुरंत एक जानी पहचानी सी अनुभूति होती। यह कोई और नहीं बल्कि वही आकाश महल था जहां वह रहता था। अप्रत्याशित रूप से एक साधारण विश्वविद्यालय शिक्षिका होने के बावजूद उनका घर वास्तव में आकाश महल में था। स्वागत है सुश्री युन। इलेक्ट्रॉनिक आंख द्वारा युन वेन के वाहन की पुष्टि करने और एक भावहीन यांत्रिक आवाज उत्सर्जित करने के बाद आवासीय क्षेत्र का द्वार धीरे धीरे खुल गया। युन वेन को इसकी आदत थी। वह धीरे धीरे रिहायशी इलाके में गाड़ी चलाकर दाखिल हुई और घर लौटने के बाद अपनी बेटी से बॉस लिन को भर्ती करने की रणनीति पर चर्चा करने की तैयारी करने लगी। जैसे ही वह सोच रही थी तभी एक कुछ जानी पहचानी सी आकृति उसकी कार के पास से तेजी से गुजरी। युन वेन ने उसकी तरफ एक नजर डाली और अचानक अपनी कार रोक दी। युन वेन को अपनी कार के पास से गुजरने वाली लड़की को देखकर एक परिचित सा एहसास हुआ। कुछ देर सोचने के बाद युन वेन को आखिरकार याद आया कि यह लड़की भी आज बॉस लिन के बदबूदार टोफू के स्टॉल के बगल में थी, और ऐसा लग रहा था कि वह बचे हुए टोफू का कुछ हिस्सा लेना चाहती थी। हालांकि अंतिम 5 हिस्से मियाओ के द्वारा पहले से ही आरक्षित कर लिए गए थे। नमस्ते। युन वेन झटपट कार से बाहर निकल गई। उसने उस लड़की को आवाज दी। आखिरकार केवल 9 घरों वाले इस आवासीय क्षेत्र में बॉस लिन के किसी ग्राहक से मिलना एक बहुत ही नियतिपूर्ण घटना थी। किसी की आवाज सुनकर गाओ युजी ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही थी। गाओ युजी उसे जानते थे। वह आज श्री लिन के स्टॉल पर आने वाली आखिरी ग्राहकों में से एक थी और इसी स्काई पैलेस की निवासी भी थी। गाओ युजी को उस परिवार के बारे में कुछ जानकारी थी। ऐसा कहा जाता है कि उस परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति का चीन की सेना में बहुत उच्च पद था। क्या आपको मदद की जरूरत है महोदया? तियानगोंग नंबर 1 आंगन की निजी गृहिणी होने के नाते भले ही उसके सामने मिस्टर लिन न हो, गाओ युजी ने फिर भी एक निजी गृहिणी में होने वाले गुणों का प्रदर्शन किया। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। युन वेन मुस्कुराए और हाथ हिलाते हुए गाओ युजी के पास गई और बोली, क्या आप भी यहीं के निवासी हैं? मैंने आज आपको बॉस लिन के खाने के स्टॉल के पास देखा था। यह तो संयोग ही है कि हम एक ही आवासीय क्षेत्र में रहते हैं। गाओ युजी को आखिरकार समझ आ गया कि उसके सामने खड़ी महिला ने उसकी पहचान को गलत समझा था। उसने झट से अपना सिर हिलाया। मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह सुनकर युन वेन ने हैरानी भरा भाव दिखाया।
तो आप कर रहे हैं। मैं नंबर 1 कोर्टयार्ड की निजी गृहस्वामी हूँ। यह जवाब सुनकर युनवेन को आखिरकार एहसास हुआ कि खाली पड़ा नंबर 1 आंगन आखिरकार बिक चुका है। नंबर 1 कोर्टयार्ड की निजी हाउसकीपर भी अंततः स्काई पैलेस में सक्रिय हो गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने अपने सामने खड़ी लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। युनवेन ने सहमति में सिर हिलाया और सहजता से कहा, नंबर 1 कोर्टयार्ड बिक गया है ना? मैं भविष्य में कभी न कभी जरूर वहां जाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि नंबर 1 कोर्टयार्ड के निवासियों का मिजाज कैसा होगा। यह सुनकर गाओ यूजी मुस्कुरा उठी। आप उनसे मिल चुकी हैं, महोदया, और आपने उनके द्वारा खुद बनाया हुआ बदबूदार टोफू भी खाया है। आपको क्या लगता है उनका स्वभाव कैसा होगा? अध्याय 38 अच्छी बेटी, मैं अपनी माँ को जितना अधिक दिलासा देती हूँ, उन्हें उतनी ही अधिक बेचैनी होती है। युनवेन थोड़ी चौंक गई। हर एक शब्द चीनी भाषा में था, फिर भी जब उन्हें एक साथ रखा गया, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उनका अर्थ समझने में असमर्थ थी। वह बस अपने सामने खड़ी गाओ यूजी को खाली निगाहों से देखती रही। गाओ यूजी भी कुछ नहीं बोली, बस सामने बैठी महिला के सदमे से उबरने का इंतजार करती रही। कुछ समय बाद युनवेन ने आखिरकार बोलना शुरू किया, लेकिन सदमे के कारण उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। क्या बॉस लिन नंबर 1 कोर्टयार्ड के निवासी हैं? गाओ यूजी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। युनवेन जैसे धनी व्यक्ति के सामने अपनी शान का प्रदर्शन कर पाना बहुत ही संतोषजनक अनुभव था। अगर उस समय युनवेन उसके सामने खड़ी न होती, तो गाओ यूजी बेकाबू होकर हंसने लगती। ठीक है, ठीक है, अगर मुझे इस सप्ताह खाली समय मिला तो मैं श्रीलिन से अवश्य मिलूंगा। युनवेन की आवाज थोड़ी उदास हो गई। अलविदा कहने के बाद वह सीधे अपनी कार में बैठी और अपने घर की ओर चल पड़ी। जल्द ही सुस्त सी दिखने वाली युनवेन ने अपनी कार पार्क की और अपने घर का सामने का दरवाजा धक्का देकर खोला। हालांकि आज का कार्य न केवल सफलतापूर्वक पूरा हुआ बल्कि उम्मीदों से भी बढ़कर रहा, फिर भी किसी कारणवश युनवेन अंदर से खुश महसूस नहीं कर पा रही थी। लिविंग रूम में सोफे पर झपकी ले रही मियाओके ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलीं। आज रात ओयांग जी को भोजन कराने की मुख्य जिम्मेदारी मियाओके की थी, इसलिए वह यह भी जानना चाहती थी कि बीजिंग से आए मेहमान के साथ उनका रात्रिभोज कैसा रहा। वह उठी और उत्साह से बोली, माँ, क्या आज ओयांग टीचर खुश थीं? बॉस लिन का खाना तो वाकई बहुत अच्छा है। युनवेन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बाद में ओयांग जी ने जो कुछ कहा था, वह सब अपनी बेटी को बताया। मियाओके ने सोच समझकर सिर हिलाया। युनवेन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही मियाओके अचानक आगे बढ़ी, अपना हाथ बढ़ाकर युनवेन के माथे को छुआ और हैरानी भरे भाव से पूछा, तुम्हें बुखार नहीं है, फिर भी तुम इतने असहज क्यों दिख रहे हो? क्या आज का दिन बहुत सहज नहीं था? एक पल के लिए युनवेन को समझ नहीं आया कि वह इसे कैसे समझाए, इसलिए वह केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिला सकी। यह वाकई बहुत सहज था। यह देखकर कि उसकी माँ अभी भी नाखुश लग रही थी, मियाओके ने तुरंत विषय बदल दिया। अरे माँ, क्या आपने नहीं कहा था कि आप बॉस लिन को स्कूल की कैंटीन में भर्ती करना चाहती हैं? उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? यह सवाल भाले की तरह था, जिसने सीधे युनवेन के दिल के सबसे कमजोर हिस्से को भेद दिया। उसे बस अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। वह कई दशकों तक जी चुकी थी, अपने जीवन का आधा हिस्सा गुजार चुकी थी, और उसने लगभग हर तरह के तूफान और लहरें देखी थी, लेकिन उसने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। अब चून की सड़क किनारे किसी स्टॉल के मालिक को भर्ती करने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसे बहुत निराशा हुई। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल टूट गया हो और वह अवाक रह गई हो। यह देखकर कि उसकी माँ अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, मियाओके ने खुद से ही बात करना शुरू कर दिया। ओह माँ, मुझे लगता है कि आप असफल होने वाली हैं। जब वह बोल रही थी, तो मियाओके को फिर से गाओ यूजी की हिजुनजिन से कही बातें याद आ गईं, और उसने धीरे से आह भरी। शायद आपको अभी तक पता नहीं होगा, माँ, जिस निवासी ने हाल ही में नंबर 1 कोर्टयार्ड खरीदा है, वह बॉस लिन है जो स्टॉल चलाते हैं। युनवेन ने सिर हिलाया। उसने कड़वाहट भरी हंसी हंसी। उसे सच में नहीं पता था कि उसकी बेटी सचमुच उसे दिलासा दे रही थी या नहीं। हालांकि वह बार बार विषय बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर शब्द उसके दुखते बिंदु पर लग रहा था। एक तरह से, एक बेटी जो आपको जितना अधिक सांत्वना देने की कोशिश करती है, उतना ही आपको बुरा महसूस कराती है, वास्तव में आपकी अपनी ही खून की रिश्तेदार हो सकती है। ठीक है, जल्दी सो जाओ, यू ने कहा। मियाओके ने अंततः हार मान ली, लेकिन ऊपर जाने के लिए मुड़ते हुए उसने आखिरी बात कही, माँ, आप भी कोशिश कर सकती हैं। हालांकि बॉस लिन यह पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद बॉस लिन कैंटीन में काम करना ही चाहते हों। बोलते बोलते मियाओके को भी लगा कि यह स्पष्टीकरण कुछ ज्यादा ही अटपटा है। एक अजीब सी हंसी हंसने के बाद वह जल्दी से ऊपर अपने कमरे में चली गई। उसे हमेशा लगता था कि अगर उसने एक और शब्द कह दिया तो युनवेन उसे डांटना शुरू कर देती। अगले दिन मिन सिटी के प्रवेश द्वार पर फैंगझेंग सिटी शॉपिंग मॉल। दोपहर के लगभग 3:30 बजे ही थे कि काफी लोग पहले से ही इकट्ठा हो गए थे। वे मॉल के अंदर नहीं गए,
बल्कि वहीं खड़े होकर बातें कर रहे थे। कभी कभी वे इधर उधर देखते थे, मानो किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। अगर आपने ध्यान से सुना होता तो आपको पता चलता कि सबसे अधिक बार उल्लेख किए जाने वाले शब्द बॉसलिन, बदबूदार टोफू इत्यादि थे। आधा घंटा, यह बहुत लंबा समय नहीं था, लेकिन ग्राहकों के लिए इसे यातना माना जा सकता था। बॉसलिन यहाँ हैं। एक ग्राहक ने अचानक एक दिशा की ओर इशारा किया और उत्तेजित होकर चिल्लाया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने भले ही कुछ तिरस्कार भरी निगाहों से देखा, लेकिन इस समूह के लोगों को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उन्होंने दूर से धीरे धीरे आ रहे फूड ट्रक की ओर हाथ हिलाया। बॉसलिन, हम यहाँ हैं। मुझे 5 भाग चाहिए। ओह नहीं, 10 भाग बदबूदार टोफू के। अरे, बॉसलिन ने कहा है कि वे आरक्षण नहीं लेते, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग ठीक से कतार में लगें। भीड़ की जयकार के बीच लिन यान आखिरकार अपने फूड ट्रक पर सवार होकर ग्राहकों के बीच रुक गया। इतने सारे ग्राहकों को अपना इंतजार करते देख, हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी लिन यान ने गहरी सांस ली। हालांकि उन्होंने कल रात ही इस स्थिति का अनुमान लगा लिया था और यहां तक कि अधिक बदबूदार टोफू भी तैयार कर लिया था। यह बात फूड ट्रक पर हिलते डुलते सामग्री के डिब्बों से देखी जा सकती थी। लेकिन इस समय उत्साही ग्राहकों के इस समूह को देखकर उसे अभी भी थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी, यह सोचकर कि उसने जो सामग्री तैयार की थी वह कुछ अपर्याप्त प्रतीत हो रही थी। सभी लोग कृपया एक एक करके लाइन में लग जाएं। लिन यान की आवाज थोड़ी कमजोर थी, लेकिन भीड़ के बीच यह सुनहरी रोशनी से जगमगाते शाही फरमान की तरह था। किसी ने भी इसका पालन न करने की हिम्मत नहीं की। किसी के मार्गदर्शन या देखरेख के बिना लगभग 100 लोगों की एक लंबी कतार जल्दी से बन गई, और इस प्रक्रिया के दौरान एक भी बहस नहीं हुई। इन ग्राहकों को इस अनोखे बॉसलिन के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी थी। इस बॉसलिन के लिए दुकान चलाना और पैसा कमाना गौण था। अगर वह बहुत थका हुआ या दुखी होता तो वह दुकान बंद कर देता और अगले दिन नहीं आता। गर्म तेल उबल रहा था। बदबूदार टोफू के टुकड़े एक के बाद एक शरारती छोटे बौनों की तरह थे, जो लगातार तेल में कूदते रहते थे और एक मोहक गंध बिखेरते थे। बॉसलिन, 5 भाग। बॉसलिन, मैं 3 भाग लूंगा। मैं 2 हिस्से खाने के लिए वापस ले जाऊंगा और 3 हिस्से खुद खाऊंगा। इस तरह के एक आलीशान शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार पर इतनी लंबी कतार देखना एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य था। कुछ देर के लिए कई राहगीर रुककर देखने लगे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जिस छोटी सी दुकान के लिए सब लोग कतार में खड़े थे वहां बदबूदार टोफू बेचा जा रहा था, तो ज्यादातर लोग बिना रुचि दिखाए ही चले गए। केवल कुछ ही लोग, शायद जिज्ञासा या आश्चर्य के कारण, कतार में शामिल हुए। हालांकि लोगों का यह छोटा समूह बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी इसने लिन यान में कुछ ग्राहकों का प्रवाह बनाए रखा। राष्ट्रपति वांग, इस परियोजना योजना के अंतर्गत बनने वाला स्टोर प्रारंभिक रूप से इसी मॉल के अंदर संचालित करने के लिए निर्धारित है। इसे देखने के बाद आपका क्या विचार है? इस समय सूट पहने एक व्यक्ति मॉल से बाहर निकल रहा था, तभी लोगों का एक समूह उसे घेरकर खड़ा हो गया। लोगों के समूह ने उस व्यक्ति के सामने सिर झुकाया, उनके चेहरे चापलूसी से भरे हुए थे, लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर नरमी का कोई संकेत नहीं दिखा, केवल लंबी चुप्पी छाई रही। अंत में उस व्यक्ति ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, अपनी उंगली आगे बढ़ाई और मॉल के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। वहां क्या बिक रहा है? इतनी लंबी कतार क्यों लगी है? अध्याय 39, खरीद की सीमा 3 प्रतियां। राष्ट्रपति वांग का प्रश्न सुनने के बाद आसपास के लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनमें से एक होशियार व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, राष्ट्रपति वांग, मैं अभी जाकर देख लेता हूं। जैसे ही उसने बात पूरी की, वह व्यक्ति तेजी से लंबी कतार की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि स्टॉल तक पहुंचने से पहले ही उसे राष्ट्रपति वांग का वांछित उत्तर मिल गया था। यह बदबूदार टोफू स्नैक का स्टॉल था। हालांकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतने आलीशान शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार पर बदबूदार टोफू का स्टॉल क्यों खुला है और अभी तक इसे संभालने के लिए कोई क्यों नहीं आया है। लेकिन उस आदमी को यह मानना पड़ा कि इस बदबूदार टोफू की गंध अन्य बदबूदार टोफू से थोड़ी अलग लग रही थी। यह बहुत बदबूदार था, लेकिन इसमें मादक सुगंध की हल्की सी महक भी थी। इसके अलावा आसपास के कुछ लोग जिन्होंने पहले ही यह बदबूदार टोफू खरीद लिया था, आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे भावों के साथ इसे खा रहे थे। वे सभी बेसब्री से गर्म और बदबूदार टोफू का एक पूरा टुकड़ा अपने मुंह में डाल रहे थे, फिर तेज तापमान के कारण फुफकार रहे थे, साथ ही संतुष्टि और खुशी के भाव भी दिखा रहे थे। वह व्यक्ति थोड़ा असमंजस में था, लेकिन फिर भी वह राष्ट्रपति वांग के पास लौट आया और कुछ असहजता से बोला, राष्ट्रपति वांग, वह तो बस एक बदबूदार टोफू स्नैक स्टॉल है। जिसे राष्ट्रपति वांग कहा जा रहा था, उस व्यक्ति ने अपने कदम रोक दिए। उनका चेहरा, जो हमेशा शांत और संयमित रहता था, इस क्षण एक जिज्ञासु मुस्कान का संकेत दे रहा था। चलो चलते हैं, एक नजर डालते हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने बदबूदार टोफू शब्द सुनते ही थोड़ी घृणा के भाव प्रदर्शित कर दिए थे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर अपनी नाक के सामने हल्के से हवा भी की।
जब उन्होंने राष्ट्रपति वांग को यह कहते सुना तो उन्होंने खुलेआम अपने होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन उनके बोलने का लहजा अब भी चापलूसी भरा था। राष्ट्रपति वांग, अगर आप खाना खाना चाहें तो मैं आपको एक बहुत ही स्वादिष्ट रेस्तरां में ले जा सकता हूं। मिनसिटी में मिशेलिन पुरस्कार के लिए नामांकित रेस्तरां में से यह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से एक है। वांग लिक्सिन ने अपना सिर घुमाया और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अभी अभी यह सुझाव दिया था। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपना पैर उठाया और सीधे भीड़ से बाहर निकल गया, उस कतार के अंत की ओर चलते हुए। बॉस, क्या हमें भी पीछे आना चाहिए? वांग लिक्सिन के पीछे भीड़ में एक भोला भाला दिखने वाला युवक उस व्यक्ति से पूछ रहा था जो अभी अभी स्टॉल का निरीक्षण करने के लिए दौड़कर आया था। उस व्यक्ति ने असहाय होकर सिर हिलाया और अपनी आवाज धीमी कर ली। यह तो बस बदबूदार टोफू है, जहर नहीं। अगर राष्ट्रपति वांग को पसंद है तो हमें मानना ही पड़ेगा। अगर यह परियोजना विफल हो जाती है तो इस साल हमारा प्रदर्शन सबसे खराब होगा। यह कहने के बाद उस व्यक्ति के थोड़े कड़वे चेहरे पर एक बार फिर वही बनावटी मुस्कान आ गई। वह जल्दी से वांग लिक्सिन के पीछे पीछे गया और कतार के अंत में खड़ा हो गया। वांग लिक्सिन ने अपने सामने लगी उस कतार को देखा जो अंतहीन प्रतीत हो रही थी और हवा में फैली बदबूदार टोफू की अनूठी गंध को महसूस किया। उसे महसूस हो रहा था कि उसका पेट लगातार मरोड़ रहा है। एक तरफ एक ग्राहक अपने हाथ में बदबूदार टोफू का कटोरा लिए खड़ा था और उसके पास एक प्लास्टिक की थैली में 2 और कटोरे थे। अपने मुंह में टोफू भरते हुए वह कुछ अस्पष्ट ढंग से इस तरफ चलने लगा और साथ ही साथ कतार में खड़े लोगों से कुछ कह रहा था। शायद टोफू गर्म होने के कारण इस ग्राहक की गति तेज नहीं थी और उसे वांग लिक्सिन और उसके समूह तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा। कुछ देर तक मुंह में टोफू चबाने और फिर उसे निगलने के बाद फिर उस व्यक्ति ने कहा, बॉस लिन को डर था कि हर कोई बदबूदार टोफू नहीं खरीद पाएगा, इसलिए अब से प्रत्येक व्यक्ति को 3 भाग खरीदने की सीमा दी गई है। यह कहने के बाद उस ग्राहक ने सीधे अपने हाथ में बदबूदार टोफू लिया और चुपचाप उसका आनंद लेने के लिए एक तरफ चला गया। केवल वांग लिक्सिन और उसके पीछे खड़े लोग ही हैरान परेशान चेहरों के साथ रह गए। नहीं, बदबूदार टोफू की दुकान भी खरीदारी पर सीमा लगा रही है। क्या ये सभी लोग जो कतार में खड़े हैं वे दलाल नहीं हैं? वे इस तरह की भूख भड़काने वाली मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पैसा कमाना चाहने वाले लोग पागल ही होंगे। एक छोटा सा स्नैक स्टॉल भी स्क्रीन टाइम चाहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वांग लिक्सिन कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप कतार में खड़ी रही। उसे अचानक जियांग शहर में कॉलेज के दिनों की याद आ गई। उस समय वह बिल्कुल कंगाल था और उसके पास भविष्य के लिए आकांक्षाओं और उम्मीदों के अलावा कुछ भी नहीं था। बाद में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, एक लड़की जो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। उसे उसकी गरीबी से कोई नफरत नहीं थी, न ही उसकी शक्ल सूरत या पारिवारिक पृष्ठभूमि से। वह सिर्फ प्यार की वजह से उसके साथ रही, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने सबसे ज्यादा जो नाश्ता खाया वह शियांग शहर में सबसे आम बदबूदार टोफू था। लड़की ने कहा कि उसे बदबूदार टोफू सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन वांग लिक्सिन समझ गया कि ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि बदबूदार टोफू सस्ता था। आप 5 युआन में एक बड़ा हिस्सा खरीद सकते थे। यह कहना जरूरी है, लिन यान की गति बहुत तेज थी। कतार लंबी होने के बावजूद लगातार छोटी होती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वांग लिक्सिन अब कतार में सबसे आखिरी व्यक्ति नहीं रह गया था। उसके पीछे भी कई लोग कतार में लग गए थे। वांग लिक्सिन समझ गई कि कतार में खड़े ये ग्राहक एक दूसरे को जानते थे। मिलने के बाद वे एक दूसरे का अभिवादन करते और बातचीत करते थे। उन्होंने सबसे ज्यादा बॉस लिन, बदबूदार टोफू और ब्रेज्ड पोर्क राइस के बारे में बात की। आगे सुनना। वांग लिक्सिन ने यह भी सुना कि बॉस लिन के बारे में एक ग्राहक संचार प्रशंसक समूह भी मौजूद है। इससे उसके मन में बॉस लिन के बारे में भी बेहद जिज्ञासा पैदा हो गई, जो उसके सामने बदबूदार टोफू बेचने का स्टॉल लगा रहा था। जब वह विचारों में डूबा हुआ था, तभी एक ग्राहक, जिसके हाथ में एक कटोरा था और वह बदबूदार टोफू के 2 कटोरे लिए हुए था, धीरे धीरे वांग लिक्सिन के पास आया। इसके बाद ग्राहक ने कुछ अनिश्चितता के साथ अपनी बात बताई। उसने वांग लिक्सिन की ओर इशारा किया और उसके पीछे एक रेखा खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और पीछे कतार में खड़े लोगों को जोर से चिल्लाकर कहा। पीछे खड़े लोगों से अनुरोध है कि अब और कतार में न लगें। बॉस लिन जो सामग्री लाए हैं वह सिर्फ यहीं तक के लिए पर्याप्त है। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, वांग लिक्सिन को अपने पीछे से लगातार चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये सभी शब्द इस बात से मिलते जुलते थे कि क्या बॉस लिन घर जाकर कुछ और सामग्री ला सकते हैं। लेकिन बातें तो बातें ही होती हैं। अंत में ये ग्राहक निराशा से भरे चेहरों के साथ ही चले गए। बेशक कुछ ग्राहक भी वांग लिक्सिन के पक्ष में आ गए। यह पुष्टि करने के बाद कि उन्होंने वांग लिक्सिन को पहले नहीं देखा था, वे तुरंत ही परिचित लहजे में बोलने लगे। दोस्त, क्या तुम आज पहली बार बॉस लिन का बदबूदार टोफू खाने जा रहे हो? वांग लिक्सिन ने सिर हिलाया, अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी, यह न जानते हुए कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति क्या कहना चाहता है।
एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद भी उन्होंने ईमानदारी से कहा, हाँ, क्या हुआ? क्या इस बदबूदार टोफू का स्वाद अच्छा नहीं है? वांग लिक्सिन को बहुत ईमानदार देखकर उस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और हंस पड़ा। हाँ, 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 ये स्वादिष्ट नहीं है, बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। दोस्त, क्या तुम मुझे अपनी जगह दे सकते हो? मुझे तुम्हारे लिए ये कष्ट सहने दो। वांग लिक्सिन ने व्यापार जगत में वर्षों तक कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल की थी, और अब तो उनके हाथों में एक सूचीबद्ध कंपनी भी थी। जाहिर है, वे ऐसे छोटे मोटे धोखे में नहीं आने वाले थे। वह बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। यह देखकर कि वांग लिक्सिन को आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, वह ग्राहक निराश होकर ही चला गया। कुछ ही देर में वांग लिक्सिन और उनका समूह लिन यान के फूड ट्रक के सामने पहुंच गया। नमस्ते, आज के आखिरी ग्राहक के लिए। लिन यान में अब भी भरपूर उत्साह था। आखिरकार, जब तक वह इस ग्राहक की सेवा पूरी कर लेता, तब तक वह काम से छुट्टी पा सकता था। और उस समय मुश्किल से 7 बजे थे, जो सिस्टम द्वारा निर्धारित समय से लगभग 1 घंटा पहले था। नमस्ते, वांग लिक्सिन ने कहा। उसने मूल्य सूची पर नजर डाली। जब उसने बदबूदार टोफू की कीमत 20 युआन प्रति भाग देखी, तो उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बदबूदार टोफू की कीमत इतनी कब बढ़ गई। यह उसकी यादों में बसे 5 युआन वाले बदबूदार टोफू से कुछ अलग प्रतीत हुआ। वांग लिक्सिन के चुप रहने पर लिन यान ने फिर कहा, हेलो, बदबूदार टोफू के 3 हिस्से बचे हैं। क्या आप ये सभी लेना चाहेंगे? 3 भाग बदबूदार टोफू, 60 युआन। यह सुनकर वांग लिक्सिन होश में आ गया, लेकिन उसकी भौहें अभी भी तंग गई थीं। वह एक पल के लिए झिझका। अंततः उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज पहले से अधिक ठंडी लग रही थी। ठीक है, मैं ये सब ले लूंगा। अध्याय 40, सबसे पवित्र प्रेम प्रसंग। ठीक है। लिन यान ने सिर हिलाया, हाथ उठाया और सामग्री के डिब्बे से बदबूदार टोफू का आखिरी टुकड़ा तेल के पैन में फेंक दिया। उसकी कीमत 60 युआन होगी, लिन यान ने कहा। तेल के पैन में उबलते हुए बदबूदार टोफू को देखते हुए उसकी पहले की दयालु आंखें इस क्षण फिर से तेज हो गईं। खाना बनाने की बात आती थी तो लिन यान हमेशा अपना पूरा धैर्य दिखा सकता था। वांग लिक्सिन थोड़ा अचंभित रह गया। हालांकि वह बदबूदार टोफू की कीमत से बहुत असंतुष्ट था, लेकिन इस समय लिन यान की आभा में पूरी तरह से बदलाव महसूस करने के बाद उनकी अपनी मानसिकता में भी थोड़ा बदलाव आया प्रतीत हुआ। शायद यह बदबूदार टोफू कीमत के लायक है, ऐसा सोचते हुए वांग लिक्सिन धीरे धीरे खाने की गाड़ी के पास पहुंची। उसने सावधानी से अपना सिर बाहर निकाला और तेल के पैन में उबलते हुए बदबूदार टोफू को देखा। कुछ ग्राहक, जिन्होंने अपने हाथों में मौजूद बदबूदार टोफू को पहले ही खत्म कर दिया था, वे भी आसपास जमा हो गए। उन्होंने तेल के पैन में बदबूदार टोफू को देखा और आश्चर्य से वाहवाही करने से खुद को रोक नहीं पाए। भाई, तुमने कहा था कि बॉस लिन के पास कोई तकनीकी कौशल नहीं है, तो फिर यह इतना स्वादिष्ट क्यों है? कुछ समय बाद वांग लिक्सिन को एहसास हुआ कि यह कुछ ज्यादा ही दोस्ताना व्यवहार करने वाला ग्राहक उससे बात कर रहा था। लेकिन एक पल के लिए उसे इस सवाल का जवाब देना नहीं आता था, इसलिए वह केवल ईमानदारी से अपना सिर हिला सका। मुझे भी नहीं पता, मैं पहली बार इस मालिक के स्नैक स्टॉल पर खाना खा रहा हूँ। वांग लिक्सिन की बातें सुनने के बाद उस ग्राहक ने उसे थोड़ी खेद भरी नजरों से देखा, फिर हाथ बढ़ाकर वांग लिक्सिन के कंधे पर थपथपाया और हंसने लगा। भाई, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, तुम्हें वो ब्रेज्ड पोर्क राइस खाने को नहीं मिला जो बॉस लिन पहले बेचते थे। उसका स्वाद भी इस बदबूदार टोफू से कम घटिया नहीं था। वांग लिक्सिन ने अपने सामने रखे बदबूदार टोफू को देखा और थोड़ा चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बेहद प्रशंसित युवक में बदबूदार टोफू के अलावा और भी बहुत कुछ करने की क्षमता होगी। वह पहले ब्रेज्ड पोर्क राइस भी बेच चुका था, और ऐसा लग रहा था कि इसका स्वाद बेहतरीन होगा। लेकिन बदबूदार टोफू का स्वाद चखने से पहले वांग लिक्सिन को कोई पछतावा नहीं हुआ। आखिरकार वह इसी बदबूदार टोफू को खाने आया था। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इस बदबूदार टोफू ने उसकी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया था। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। मुझे पहले इस बदबूदार टोफू को चखने दो। वांग लिक्सिन की बातें सुनकर ग्राहक को भी यह एहसास हो गया कि उसके सामने बैठे व्यक्ति की उससे आगे बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने बुद्धिमानी से एक तरफ हटना उचित समझा। लेकिन उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। वह देखना चाहता था कि वांग लिक्सिन, जो देखने में सख्त मिजाज का आदमी लगता है, बॉस लिन द्वारा बनाए गए बदबूदार टोफू को खाने पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, जल्द ही तेल के पैन में रखे बदबूदार टोफू के आखिरी 3 हिस्से तैयार थे। बदबूदार टोफू के तीनों हिस्सों को डिब्बों में पैक करने के बाद लिन यान ने उन्हें सीधे अपने सामने खड़े वांग लिक्सिन को सौंप दिया। बदबूदार टोफू के 3 हिस्सों की मात्रा ज्यादा नहीं थी, लेकिन हर हिस्से से एक विशेष अपरिचित बदबू आ रही थी जिसे वांग लिक्सिन ने पहले कभी नहीं सूंघा था। लेकिन अगर वह ध्यान से सूंघता, ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें टोफू की अनूठी, हल्की सुगंध का हल्का सा मिश्रण था। वांग लिक्सिन ने बदबूदार टोफू का एक टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ रखा था। वह थोड़ा स्तब्ध था। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि इस समय उसे क्या करना चाहिए।
ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने उस कुछ हद तक युवावस्था वाले समय में लौट आया हो। चाचा जी, इसे आजमाए। किनारे पर खड़े होकर यह सब देख रहे युवा ग्राहक ने वांग लिक्सिन को स्तब्ध अवस्था में देखा और बेसब्री से उसे कुछ कहने का आग्रह किया। अगर वांग लिक्सिन इसे नहीं खाता, तो वह इसे छीनकर खुद ही खा जाना चाहता था। वांग लिक्सिन के पीछे सूट पहने कुछ कार्यालय कर्मचारियों ने देखा कि यह ग्राहक उनके सम्मानित अध्यक्ष वांग के प्रति कितना असभ्य व्यवहार कर रहा था। वे उससे तर्क करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन वांग लिक्सिन ने होश में आकर अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें थोड़ा रोक दिया। फिर उसने धीरे से डिब्बे से बदबूदार टोफू का एक टुकड़ा उठाया और धीरे से उसे अपने मुंह में डाल लिया। किसी कारणवश वांग लिक्सिन के दिमाग में कौंधने वाली आखिरी छवि अन्य ग्राहकों को अपना भोजन तेजी से खाते हुए देखने की थी, जिसे उसने अभी अभी देखा था। वह ऐसा नहीं होगा, है ना? लेकिन जिस क्षण वांग लिक्सिन की जीभ बदबूदार टोफू को छुई, जिस क्षण उसकी स्वाद कलियों ने इस बदबूदार टोफू का स्वाद चखा, उन्हें पता था कि वे गलत थे और वे बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। अंततः उसने खुद को जरूरत से ज्यादा आंक लिया था। हिस, बहुत गर्म, बहुत गर्म। वांग लिक्सिन ने खुद को रोक नहीं पाया और बदबूदार टोफू का एक और टुकड़ा अपने मुंह में ठूंस लिया, लेकिन ताज़ा पके हुए बदबूदार टोफू के तापमान से वह तुरंत झुलस गया और उसका चेहरा दर्द से लाल हो गया। उनके पीछे सूट पहने लोगों के समूह ने देखा कि राष्ट्रपति वांग, जिनका वे इतनी देर से मनोरंजन कर रहे थे, बदबूदार टोफू का एक टुकड़ा खाने के बाद पहली बार अपना आपा खो बैठे थे। वे सभी कुछ हद तक असमंजस में पड़ गए। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। वांग लिक्सिन अपने मुंह में मौजूद बदबूदार टोफू को निगलता रहा और साथ ही दबी हुई आवाज में उसकी प्रशंसा करता रहा और अपने हाथ से इशारे करता रहा। उसके बगल में बैठकर यह सब देख रहे ग्राहक ने यह दृश्य देखा और अंततः मुस्कुराया, जो उसकी उम्मीदों के अनुरूप था। इस पल, जो ग्राहक कतार में लगे थे या नहीं लगे थे, उन्होंने अपने हाथों में मौजूद बदबूदार टोफू को लगभग खत्म कर लिया था और धीरे धीरे खाने के ठेले की ओर बढ़ने लगे। वे संयोगवश वांग लिक्सिन के चारों ओर जमा हो गए, जो उस समय भीड़ के बीचों बीच खाना खा रहे थे। तेज झटपट बदबूदार टोफू का पूरा हिस्सा खत्म करने के बाद वांग लिक्सिन ने आखिरकार अपना सिर उठाया और संतुष्टि से अपने होंठ चाटे। इस समय अंततः उसे एहसास हुआ कि कुछ समय बाद ग्राहकों की भीड़ उसके चारों ओर जमा हो गई थी और सभी उसे देख रहे थे। चाचा जी, क्या यह स्वादिष्ट है? उस ग्राहक ने दोबारा पूछा। उसका चेहरा उम्मीद और गर्व से भरा हुआ था। इस बार वांग लिक्सिन ने उदासीनता का दिखावा नहीं किया, उसने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर याददाश्त का एक अंश दिखाई दिया। स्वादिष्ट। इसे खाकर मुझे कॉलेज के दिनों की वो कहानी याद आ गई जब मैं अपने पहले प्यार से मिला था। यह सुनकर कि इस भले दिखने वाले अंकल के पास कोई कहानी है, आसपास के ग्राहक भी एक साथ चौकन्ने हो गए और आसपास का वातावरण तुरंत काफी शांत हो गया। यहाँ तक कि लिन यान के खाने की गाड़ी को साफ करने के तरीके में भी पहले से कहीं ज्यादा सौम्यता आ गई थी। हमें इसके बारे में बताएं, चाचा जी, उस ग्राहक ने कहा। शुरू में वांग लिक्सिन बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस बदबूदार टोफू को खाने के बाद किसी कारणवश वह अपनी जवानी की यह कहानी सबको बताना चाहता था और आज इसे सबके साथ साझा करना चाहता था। उसने सिर हिलाया, उसकी आमतौर पर शांत रहने वाली आंखें अब एक युवक की तरह चमक रही थीं। मुझे मेरा पहला प्यार कॉलेज में मिला था। मैं तब बहुत गरीब था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस मेरे साथ रही, मुझे साथ में पढ़ाई करने और स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करती रही। मैं जियांग शहर में विश्वविद्यालय गया था। जब भी वह मेरे साथ डेट पर जाती थी, तो वह स्कूल के गेट पर मिलने वाला बदबूदार टोफू ही खाना चाहती थी। पहले तो मुझे लगा कि उसे यह खाना पसंद है। मुझे बाद में पता चला कि स्कूल के आसपास सबसे सस्ती चीज वह बदबूदार टोफू थी। एक हिस्सा 5 युआन का था और वह काफी मात्रा में होता था। यह कहते हुए वांग लिक्सिन ने बदबूदार टोफू का अपना दूसरा हिस्सा उठाया, कांटे से एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। थोड़ा सा चबाने के बाद ही उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। वह जानती थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने उस समय मेरे सबसे नाजुक आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया। यह कहते हुए वांग लिक्सिन ने लिन यान की ओर रुख किया, जो उस समय खाने की गाड़ी को साफ कर रही थी, मुस्कुराए और सिर हिलाया। बॉस लिन, आज आपने जो बदबूदार टोफू बनाया उसके लिए धन्यवाद, वह सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। लिन यान ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। बगल में खड़े एक ग्राहक ने उत्सुकता से पूछा, भाई, फिर बाद में तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हो गया? वांग लिक्सिन ने बदबूदार टोफू का एक और टुकड़ा खाया, मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। अलग होना, वह अब मेरी पत्नी है, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। उसने हाथ बढ़ाकर अपने हाथ में पकड़ी प्लास्टिक की थैली में बचे हुए बदबूदार टोफू के आखिरी टुकड़े को झटक दिया। यह हिस्सा मैं अपनी पत्नी के खाने के लिए वापस ले जा रहा हूँ। बस दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। अगर कहानी मजेदार लगी हो तो लाइक और फिक्शन ऑडियो हब को सब्सक्राइब के साथ थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां आपको सबसे पहले एपिसोड अपडेट्स मिलेंगी।